गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है ऑफिसर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शंकर कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स के इस रिवीजन क्लास में, जो कि संडे को हम रखते हैं। पूरी तरीके से रिवीजन को समर्पित ये क्लासेस होती हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो जो भी सेशन से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। और मैं बता दूं कि ये जो रिवीजन की क्लासेस होंगी, इससे आपका काफी कुछ एक ही दिन में रिवाइज हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। ऐसे करके जितने भी संडे हमको देखने को मिलेंगे, उन सभी दिन हम क्या करेंगे, करंट का रिवीजन का क्लास आपको करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले मैं बता दूं, हम हर एक एग्जाम को कवर करते हैं। मैं पहले ही बता दूं, कल यूपी पेट का भी एग्जाम हुआ। काफी स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि सर जो आप पढ़ाए थे 50% क्वेश्चन उसी में से आ गए। चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे करेंट अफेयर्स हो, चाहे गद्यांश क्यों ना हो, जो आपने गाइडेंस किया था उसी से क्वेश्चन आए थे, इस बात को याद रखिएगा। यूपी पेट का कल एग्जाम करीब करीब 10 से 15 लाख लोगों ने दिया है। आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी जो है वैकेंसी आने वाली है अब यूपी में भी, याद रखना। चलो तो मैं बता दूं, यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग, हर एक एग्जाम को हम फोकस करते हैं। कोई पर्टिकुलर हम एक एग्जाम को टारगेट करके नहीं पढ़ा रहे, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन हमारे सेशन से देखने को मिल जाएंगे। चलिए तो रिवीजन क्लास में स्वागत करते हैं। पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। राष्ट्रीय खेलों में 37वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? जो नेशनल गेम है, इसका 37 नंबर का जो एडिशन है, ये किस राज्य में शुरू हुआ है? तेजी से कमेंट बॉक्स में आंसर सभी लोग बताइएगा। बताइए ये 37 नंबर का क्या है दोस्तों, एक नेशनल गेम है, ये किस राज्य में शुरू हुआ है? तेजी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। कुछ आ रहा है भाई, कैमरे में कुछ आ रहा है शायद ना। लैपटॉप है, लैपटॉप है। हम्म तो 37 नंबर का जो नेशनल गेम है, वो कहाँ पे दोस्तों? गोवा में शुरू हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। किस स्थान पे? ये गोवान में, यानी कि गोवा में ये शुरू हुआ है। कहाँ पे? गोवा में ये शुरू हुआ है। ठीक, याद रखिएगा। पहला पॉइंट आपको क्या रखना है कि 37 नंबर का नेशनल गेम है, ये गोवा में शुरू हुआ है। इसका आयोजन पूछेगा, आयोजन आयोजन गोवा में हुआ है। कब से इसकी शुरुआत हुई है? 26 अक्टूबर 2023 से क्या हुई दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई है। 26 अक्टूबर 2023 से इसकी शुरुआत हुई। पूछेगा इसका इनॉग्रेशन कौन किया है? इसका इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन, उद्घाटन उद्घाटन अगर पूछ ले, उद्घाटन कौन किए? हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी। क्या है दोस्तों? देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया, इस बात को याद रखिएगा। इसके द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया, इस बात को याद रखिएगा। पहली बार ये कब खेला गया था? 1924 में ये पहली बार खेला गया था। पूछेगा कि नेशनल गेम की शुरुआत कब से होती है दोस्तों, तो ये 1924 से होती है। पंजाब एवं लाहौर में खेला गया था। ठीक, पहला एडिशन 1984 में हुआ था। ठीक है भाई साहब, 1984 में हुआ था, पंजाब में प्लस लाहौर में, पंजाब में प्लस लाहौर में यह गेम खेला गया था, इस बात को याद रखिएगा। अब इस नेशनल गेम की खासियत क्या है? ठीक, पहली तो बात बता दूं, जो 37 नंबर का ये जो नेशनल गेम आप देख रहे होगे, नेशनल नेशनल गेम, ये 37 नंबर का नेशनल गेम है। पहला पॉइंट इसके बारे में ये देख लीजिएगा। अब एक एक करके इन सभी के बारे में सब पॉइंट आप लिखिएगा। ठीक, पहला, इसका शुभंकर आपसे पूछ सकता है। शुभंकर, इसका शुभंकर अगर पूछे क्या है दोस्तों, तो मोगा है। इसका शुभंकर पूछे तो मोगा है। मोगा का कोंकणी भाषा में क्या होता है दोस्तों? मोगा का कोंकणी भाषा में जो शब्द होता है उसको बोलते हैं लव। मोगा को कोंकणी भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? लव के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक, अगर पूछेगा इसका आदर्श वाक्य क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, आपसे पूछेगा कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, इसका आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य आपसे पूछ सकता है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो क्या है दोस्तों? गेट सेट गो। क्या है दोस्तों? गेट, याद सेट, याद रख लेना, गेट सेट गो, गेट सेट गो। क्या है दोस्तों? इसका गोवा। ठीक है, गेट सेट गोवा। ठीक है, इसका क्या है दोस्तों? आदर्श वाक्य, याद रख लीजिएगा, गोवा। ठीक, गोवा इसका आदर्श वाक्य है। ठीक, गेट सेट गोवा इसका आदर्श वाक्य है, इस बात को याद रखेंगे। पहली बात ये पूछा जाएगा भारत को, ये भी पूछ सकता है कि ये बताइए इसमें कौन सा नया गेम शामिल किया गया है। ठीक है,
अगर मैं बात करूं नया गेम जो इसमें शामिल किया गया है, नया खेल जो इसमें शामिल किया गया है, जिसका नाम है देखो गटका। क्या नाम है दोस्तों? गटका। अब ये गटका क्या है दोस्तों? सिखों का मार्शल आर्ट है। सिखों का मार्शल क्या है दोस्तों? सिखों का मार्शल आर्ट है, इसी को गटका कहते हैं। यह भी इसमें 37वें नेशनल गेम में शामिल किया गया है, इस बात को याद रख लीजिएगा। हो सकता है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले। ठीक, साथ ही साथ आपसे पूछ लो, अभी एशियन गेम में हुआ है। अभी क्या हुआ दोस्तों? एशियन गेम भी हुआ। अभी एशियन गेम हुआ है ना। ठीक, अब पूछेगा एशियन गेम, एशियन गेम, एशियन गेम, एशियन गेम अगर पूछे ये कौन सा एडिशन था, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा, कौन सा एडिशन था? तो 19 एडिशन था। हुआ कहाँ दोस्तों? चीन में हुआ। कहाँ पे? चीन में हुआ। चीन में भी कहाँ हुआ दोस्तों? तो होंगशू में हुआ। कहाँ पे? चीन के होंगशू में इसका आयोजन किया गया। ठीक, साथ ही साथ पूछेगा भारत का स्थान, भारत का स्थान आपसे पूछ सकता है। तो भारत का स्थान क्या था दोस्तों? चतुर्थ था, यानी कि फोर्थ था। टोटल मेडल हम लोगों ने कितने जीते? तो 107 मेडल हम लोगों ने जीते, 107 मेडल जीते। अब 107 के साथ तो आपको याद नहीं हो पाएंगे, मैं पहले बता दूं, 107 के साथ तो आप याद ना कर पाइएगा ना हम याद कर पाएंगे, याद रखिएगा। जो बात है साफ है। ठीक, जो बात है वो साफ है, एक बात को याद रख लीजिएगा कि 107 के साथ आप भी नहीं याद कर पाओगे, मैं भी याद नहीं कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं कि 28 गोल्ड हम लोगों ने जीते हैं। जो गोल्ड मेडल जिन जीते हैं उनके नाम जरूर से याद कर लीजिए। जैसे हॉकी में भी हमारे पास क्या आया दोस्तों? गोल्ड आया, हॉकी में गोल्ड आया। ठीक, अगर पूछे भाला में, ठीक है, भाला फेंक, भाला फेंक में हमारे पास गोल्ड भी आया प्लस सिल्वर भी आया। ठीक है, वुमेन क्रिकेट टीम, जो वुमेन क्या है दोस्तों? वुमेन क्रिकेट टीम, वुमेन क्रिकेट टीम के पास भी गोल्ड आया। ठीक है, मेंस क्रिकेट टीम के पास भी क्या आया दोस्तों? गोल्ड आया। ठीक है, गोल्ड आया। तो ये कुछ बड़े बड़े जो चीजें हैं इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, हो सकता है इससे घुमा फिरा के पूछ ले। नंबर 1 पे पूछे कौन था दोस्तों? तो चिंग पोंग चिंग, चाइना था नंबर 1 पे, इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक, नंबर 1 पे पूछ ले कि कौन था, तो हमारा चाइना था, इस बात को याद रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ दोस्तों? एशिया कप का भी समाप्ति किया गया। एशिया कप, अभी एशिया कप का भी समाप्ति किया गया। पूछेगा एशिया कप का आयोजन, पूछेगा आयोजन कहाँ हुआ? पहली बात तो ये क्या है दोस्तों? 16 एडिशन था, 16 एडिशन था एशिया कप का। ठीक, आयोजन पूछे कहाँ हुआ दोस्तों? तो भारत में, सॉरी भारत बोल रहा हूँ, पाकिस्तान में वर्सेस श्रीलंका, पाकिस्तान और श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया। विजेता अगर पूछे तो विजेता कौन बना है दोस्तों? तो विजेता अपना प्यारा भारत बना है, श्रीलंका को हरा के। विजेता अपना प्यारा भारत बना है। भारत इसको 8वीं बार जीता है, 8वीं बार जीता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, इस बात को दिमाग में स्टोर कर लीजिएगा। ठीक, चलो, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है। आईसीसी क्या चल रहा है दोस्तों? वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है। आईसीसी वर्ल्ड कप है ये का दोस्तों 2023 वाला, 2023 वाला आईसीसी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हो रहा है दोस्तों? पहली बात, इसका आयोजन भारत में हो रहा है। कहाँ पे? इसका आयोजन भारत में हो रहा है। इसका अगर पूछे कि ये बताइए आईसीसी वर्ल्ड कप का वर्ल्ड के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर। भारत के लिए कौन है? तो आपको मैं बता दूं, भारत के लिए हमें ये देखने को मिलते हैं, शाहरुख खान देखने को मिलते हैं। दीदी अभी से बच्चों को प्रिपरेशन करा रही है। साधना गौतम जी, या तो हम पढ़ा ले या तो आपका कमेंट देख लें। 2-3 लोग, राहुल जी, साधना जी और राहुल जी, आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, आप लोग जाइए पर्सनली नंबर लेके वहाँ पे आप बातचीत कर सकते हैं। प्लीज़ क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। आप बात कर रहे हैं, हम देखें, हम सोचे कि कोई अच्छा कमेंट आया होगा, किसी को कोई डाउट होगा, वो पूछना चाह रहा होगा, लेकिन यहाँ पे तो आप आपसी बातचीत कर रहे हैं। तो समझिए भाई, आप इतने बड़े पोस्ट पे आके इतने बड़े पद एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस तरीके की हवलदारों वाली हरकतें करिएगा तो कैसे काम चलेगा? कोशिश करिए कि अब क्या कहें, वो बनाए रखें, जो नियंत्रण बनाए रखें अपने अंदर, अनुशासन बनाए रखें। जहाँ अनुशासन नहीं होते वहाँ से सफलता नहीं मिलती है, याद रखिएगा। तो सफलता बनाए पाने के लिए अनुशासन बहुत ही आवश्यक होता है। तो अनुशासित रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए, उसके साथ साथ आपको मैं बता दूँ कुछ और चीज़ों के बारे में। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उसके आंसर आप लोग लिखिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। अब बताइएगा, विपर जॉय चक्रवात का नाम कौन दिया? विपर जॉय, विपर जॉय जो चक्रवात है इसका नाम कौन दिया? दूसरा, मोचा जो चक्रवात है, इस मोचा चक्रवात का नाम कौन दिया? ठीक है, मोचा के चक्रवात का नाम कौन दिया? साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल में आया है दोस्तों, कौन कौन आया है? हामून,
हामून का नाम कौन दिया? हामून का नाम कौन दिया? तेज, तेज चक्रवात है, इस तेज चक्रवात का नाम कौन दिया? तो तेजी से फिलहाल 4 ठो ही बताइए, ठीक है, फिलहाल 4 ठो ही बताइए, फिलहाल अभी 4 को ही बचाइए, फिलहाल अभी 4 का ही आंसर बताएं सभी लोग। शॉर्ट से चलना है क्या? जी नहीं, तेजी से बताइए सभी लोग। हम आपके ही कमेंट का ही इंतजार कर रहे हैं, याद रखिएगा, हम आपके कमेंट का ही इंतजार कर रहे हैं। देखो, पहली बात तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि कहाँ पे आया था, पहली बात तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि कहाँ पे आया था, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब देखो, मान लो जैसे कि मान लो इंडिया का मैं छोटा सा मैप बनाता हूँ, हालांकि अच्छा मेरे से नहीं बनेगा, लेकिन इतना बन जाएगा कि आप लोग समझ जाओगे कि हाँ भाई, इंडिया की तरह ही दिखता ये जो है मैप है, ठीक। अब इतना हम देखिए, एकदम फाइनेस्ट आर्टिस्ट तो नहीं है हम, ठीक। हम क्या है दोस्तों, एक टीचर हैं जो आपको समझाने के लिए बता सकते हैं कि कौन चीज़ कहाँ पे है। ये क्या है दोस्तों, अरब सागर है, ये अरब सागर हमको देखने को मिलता है। और ये क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी है। क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी है। क्या है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी है। अब इसमें बेसिकली दो ही चीजों पे चक्रवात पे क्वेश्चन बनते हैं, ये किस महासागर में आया था और कौन सा देश नाम दिया था। अब आपको मेन आंसर राइटिंग तो करना नहीं है, क्यों आप वहाँ पे लिखोगे कि चक्रवात के फायदे क्या होते हैं, चक्रवात बनता कैसे, वो भी मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, ठीक। विपर जॉय चक्रवात का नाम कौन दिया था दोस्तों, बांग्लादेश दिया था। क्या दिया था, बांग्लादेश, बांग्लादेश के द्वारा इसका नाम दिया गया था विपर्जॉय। पूछेगा कहाँ आया था, तो अरब सागर में, अरब सागर, अरब सागर में ये आया था, याद रख लीजिएगा। मोचा चक्रवात का नाम अगर पूछे कौन दिया था दोस्तों, तो यमन दिया था। ये आया कहाँ था, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की, बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात आया था, ठीक है। हामून चक्रवात का नाम बताओ कौन दिया है, हामून, बताइए सभी लोग, बताइए हामून चक्रवात का, बताइए हामून चक्रवात का नाम कौन दिया था, हामून, बताएं सभी लोग तेजी से कमेंट करते हुए कि हामून चक्रवात का नाम कौन दिया था। तेज का नाम दिया गया था दोस्तों किसके द्वारा, यमन के द्वारा। तेज अरब सागर में चक्रवात बनने वाला नाम था, अरब सागर में बना तेज चक्रवात किस देश से टकराया है, अगर मैं बात करूं तेज का नाम कौन दिया दोस्तों, भारत दिया है। तेज का नाम अगर पूछे तो कौन दिया है, भारत दिया है। ये जो तेज चक्रवात है इसका नाम अगर पूछे तो कौन दिया, तो भारत दिया है। कौन, भारत दिया है। यमन से टकराया है, क्या है दोस्तों, यमन से टकराया है। हामून अगर पूछे कौन दिया है दोस्तों, तो ईरान दिया है, ठीक। अगर पूछे कि ये जो यमन है ये किस महासागर में हमको देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये अरब सागर में देखने को मिलेगा, अरब सागर, अरब सागर में हमको देखने को मिलेगा, ठीक। अगर पूछे कि ये बताइए तेज चक्रवात जो है ये कहाँ पे बना है, तो अरब सागर में बना है। तेज चक्रवात अरब सागर में बना है, नाम कौन दिया है दोस्तों, भारत दिया है, ठीक। अगर पूछे कि हामून चक्रवात कहाँ बना है, बंगाल की खाड़ी में बना है। किधर, बंगाल की खाड़ी में क्या बना है दोस्तों, हामून चक्रवात बना है। इसका नाम अगर पूछे कौन दिया है दोस्तों, तो ईरान दिया है। कौन दिया है दोस्तों, ईरान के द्वारा इसका नाम दिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक। ये सारे क्वेश्चन भी आपसे घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से पूछे जा सकते हैं। पहला देखो, चक्रवात, आप जानते हो चक्रवात भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक। एक होता है यह देखो, एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा प्लस मकर रेखा, मकर रेखा के बीच में जो चक्रवात आते हैं उनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। जो कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर आने वाले जो चक्रवात होते हैं उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। खतरनाक कौन से होते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात खतरनाक होते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, पहले तो समुद्र का लेवल जो है 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, पैमाना यही है आईएमडी का, आईएमडी का पैमाना यही है कि होता क्या है दोस्तों, ये होता है चक्रवात की उत्पत्ति दो बार होती है। एक होता है दोस्तों स्टार्टिंग में ईयर के, और एक होता है दोस्तों, एक होता है मार्च, फरवरी मार्च वाला टाइम, एक होता है अक्टूबर से दिसंबर वाला टाइम। दो ही टाइम चक्रवात बनते हैं, ठीक। दो ही टाइम हमें चक्रवात बनते हुए दिखाई देते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। खतरनाक कौन से होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, हवा जो होती है जो गर्म होकर ऊपर उठती है, हवा जो होती है दोस्तों गर्म होकर ऊपर उठती है, हवा जो है गर्म होकर ऊपर उठती है। और आप जानते होंगे ये होने क्या लगती है, फेरल के नियम के कारण गोल गोल घूमना शुरू कर देती है। मैं बता दूं कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में क्या होते हैं दोस्तों, कोई चक्रवात नहीं बनते, क्योंकि यहाँ का फेरल का नियम यहाँ पे काम नहीं करता। चक्रवात कब बनते हैं, जब क्या होता है दोस्तों, ये जो हवाएं हैं गोल गोल घूमती हैं, तब जाके ये चक्रवात बनता है। जब हवाएं ही गोल गोल नहीं घूमेगी तो काहे का चक्रवात बनेगा भाई। तो पहला कर कर इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में कोई चक्रवात नहीं आते। खतरनाक कौन से होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं।
हैं, बनते कैसे हैं, वहाँ पे निम्न दाब का केंद्र होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए दोस्तों, वहाँ पे निम्न दाब का केंद्र होना चाहिए, समुद्र का तापमान 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, तभी जाकर वहाँ पे चक्रवात बनेंगे, अन्यथा वहाँ चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक, इस बात को याद रख लीजिएगा। एक बात सभी लोग यस या नो लिख के बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया। और एक सुरेश सोनी साहब हैं मैथ क्लासेस वाले, ये भाई साहब बोल रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है, या तो अपना ये मोबाइल तोड़ के फेंक दें भाई साहब, या तो फिर बताइए आप सभी लोग ये सच बोल रहे हैं, बताइए। उसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ों पे, जैसे कुछ ऑपरेशन है उनसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेता हूं मैं, क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है। आज संडे जो है मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए क्लास रखी है, अन्यथा मुझे भी आराम करने का शौक है कि भाई मुझे भी आराम चाहिए। ठीक, स्पेशली आप लोगों के रिवीजन के लिए हमने ये क्लासेस रखी है, तो ठीक है, तो तेजी से इस क्लास को हर एक व्यक्ति तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक, चलो पहले बताइएगा, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा किसके लिए शुरू किया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति जो है यह किसके लिए शुरू किया गया था? ठीक, साथ ही साथ बताइएगा ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी जो है यह किसके लिए शुरू किया गया था? साथ ही साथ आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा किसके लिए शुरू किया गया था? आपसे पूछ सकता है ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त किसके लिए शुरू किया गया था? ऑपरेशन चक्र कौन शुरू किया है? ऑपरेशन ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन चक्र किसने शुरू किया है? ठीक है, तो इन सभी के आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में पिन करें सारे लोग, प्लीज 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 सभी लोग इसका आंसर पिन करेंगे। देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। चलिए चलो चलिए बताइए सभी लोग। ऑपरेशन गंगा आप जानते हो, ऑपरेशन अजय भी एक याद कर लो, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या है दोस्तों? अजय, ऑपरेशन अजय भी याद कर लो, ये किसके लिए शुरू किया गया था? ये सभी लोग आंसर प्लीज में इसका आंसर बताइएगा। ठीक, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। पहला, यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए एक क्या है ऑपरेशन शुरू किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन गंगा। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को घर वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन कावेरी, दक्षिणी सूडान में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको घर वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। ऑपरेशन करुणा, अगर पूछे कि म्यांमार में जो मोचा चक्रवात ने तबाही मचाई थी उनकी सहायता के लिए हम लोग ये मिशन चलाए थे। तुर्की एवं सीरिया में क्या आया था दोस्तों? तुर्की एवं सीरिया में क्या आया था दोस्तों? भूकंप आया था। तुर्की एवं सीरिया में जो भूकंप आया था उनसे क्या राहत दिलाने के लिए, उनको बचाने के लिए हम लोग क्या किए थे? इक्विपमेंट भेजने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाए थे। ऑपरेशन चक्र सीबीआई के द्वारा चलाया गया था ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए। क्या होता है दोस्तों? ऑनलाइन जो साइबर क्राइम होता है, ऑनलाइन साइबर साइबर क्राइम, साइबर क्राइम को रोकना, रोकना इसका लक्ष्य है, इसके लिए सीबीआई के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ऑपरेशन अजय बताओ, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय बताइएगा सभी लोग। देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। ये ऑपरेशन अजय किसके द्वारा शुरू किया गया था बताइए। अगर मैं बात करूं तो आप जानते होंगे कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है दोस्तों? अभी वॉर किसके साथ चल रहा है? इजराइल में, इजराइल, इज इजराइल, इजराइल में फंसे भारतीयों को घर वापस लाने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई थी, इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बात कर लेते हैं एक तरफ संसद के बारे में, हम लोग एक तरफ संसद के बारे में बातचीत कर लेते हैं। चलिए बैकग्राउंड में ब्लैक ले लेता हूँ, कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है देखने में, बैकग्राउंड में ब्लैक ले लेता हूँ। चलिए बैकग्राउंड क्या ले लेता हूँ मैं? ब्लैक ले लेता हूँ, ताकि मेरे कोई भी भाई बंधु को किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। ठीक, कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। आप आए हैं यहाँ पे पढ़ने तो कुछ सीख के जाइएगा। आपको मैं बता दूँ ना, 1 से 1.5 घंटा जो होगा ना मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक, चलिए अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में? संसद के बारे में। ठीक, संसद, आप जानते हो जो नई संसद है इसका उद्घाटन 28 मई को, 28 मई को पीएम मोदी के द्वारा इस नई संसद का उद्घाटन किया गया। ठीक, क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। ठीक, अभी से पूछेगा इसके वास्तुकार कौन है? इसके वास्तुकार अगर पूछ ले कौन है, कि नई संसद के वास्तुकार अगर पूछ ले कौन है दोस्तों, तो विमल पटेल है। कौन है दोस्तों? विमल पटेल, विमल
पटेल साहब क्या है दोस्तों, इसके वास्तुकार हैं। ठीक, इसका निर्माण पूछेगा कौन कर रहा है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण कौन किया, तो इसका निर्माण टाटा किया। अगर पूछे इसमें कुल लागत कितना लगा, इसमें कुल लागत बनने में कितना लगा, तो 971 करोड़, 971 करोड़ की लागत लगी। ठीक, और क्या पूछ सकता है, इसमें लोकसभा की सीटें अब कितनी हैं, तो 888 इसमें सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें अगर पूछे तो कुल कितनी हैं, तो 384 सीटें हैं। ठीक, टोटल अगर पूछे सीटें यहाँ पे कितनी हो चुकी हैं, तो 1272 सीटें हो चुकी हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें सेंघोल क्या है दोस्तों, सेंघोल जो है चोल वंश से संबंधित है। किससे दोस्तों, जो चोल वंश क्या है दोस्तों, चोल वंश से संबंधित है। ये पीएम मोदी को सौंपा गया। ये लोकसभा जो स्पीकर है ना, लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के जस्ट बगल में इसको लगाया गया है। इसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई और चांदी का भी हमें इसमें फिनिशिंग देखने को मिलता है। ठीक, साथ ही साथ मैं बता दूं 75 रुपीज का सिक्का भी यहाँ पे जारी किया गया था। 75 रुपीज का सिक्का भी जारी किया गया था पीएम मोदी द्वारा। पीएम मोदी द्वारा 75 रुपीज का सिक्का भी जारी किया गया था। साथ ही साथ कुछ और चीज़ों पे अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, आपको ये समझ में भी आएगा और जो मैं बताना चाह रहा हूं आप याद भी कर लीजिएगा। ठीक, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए, मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसके अलावा चलिए बातचीत करेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे। सुनिए, अब जानते हो ये 4 फ्लोर का है। ये संसद अगर पूछे कितने फ्लोर का है दोस्तों, तो 4 फ्लोर का हमको देखने को मिलता है। ठीक है, आप जानते हो इनकी संसद की छत पे, जो संसद है, संसद की छत पे 9,500 केजी, सॉरी 9,500 केजी का क्या किया गया है, अशोक चिन्ह भी स्थापित किया गया है। अशोक चिन्ह, अशोक चिन्ह भी क्या किया गया है दोस्तों, स्थापित किया गया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, मैं साइड हट जाता हूँ। ठीक, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लो, मैं साइड हट जाता हूँ। इस बात को याद रखिएगा, आने तो क्वेश्चन आपके नोट से ही है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी आएगा ना तो यही नोट से आएगा, इस बात को आप अवश्य याद रख लीजिएगा। ठीक, आप जानते हो ना इसमें ग्रेनाइट बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो कहाँ से, राजस्थान से लाया गया है। अगर पूछे ये कहाँ से लाया गया है दोस्तों, ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट बलुआ पत्थर का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो कहाँ से लाया गया है दोस्तों, अपने प्यारे राजस्थान से लाया गया है। इस बात को याद रखिएगा। इसमें हमको 3 द्वार हमको देखने को मिल जाते हैं। इसमें कितने द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, ये इसमें 3 द्वार हमको देखने को मिला। आकार इसका त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसमें 3 द्वार देखने को मिलेंगे, ज्ञान द्वार, ज्ञान द्वार, दूसरा लिखते हुए चलना, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। दूसरा शक्ति द्वार, शक्ति द्वार, शक्ति द्वार, और तीसरा लिखो कर्म द्वार। क्या है दोस्तों, कर्म द्वार। इसमें 3 द्वार भी हमको देखने को मिल जाते हैं। और कुछ छूट रहा है, ठीक, और कुछ छूट रहा है तो बताइएगा सभी लोग। ठीक, बताइएगा सभी लोग। लोकसभा जो है राष्ट्रीय पक्षी मोर, लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा फूल और कमल पर आधारित है। लोकसभा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। अगर मैं बोलूं कि लोकसभा किस पे आधारित है, तो लोकसभा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, मोर पर आधारित है, आधारित, मोर पर आधारित है। अगर पूछे कि राज्यसभा किस पे आधारित है, तो दोस्तों फूल एवं कमल पर आधारित है। फूल एवं जो है दोस्तों कमल पर आधारित है, इस बात को याद रख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो इसी सबसे बनेंगे, अब इससे ज्यादा तो नहीं बनेगा। ठीक, अब इससे ज्यादा तो नहीं बनेगा, इस बात को याद रखिएगा। मैंने जितना बता सकता हूँ उतना मैंने बता दिया है। नई संसद में 3 द्वार हैं, जो जल थल नभ, जो 3 द्वार हैं जल थल नभ को समर्पित है। इस नए संसद में जो 3 द्वार हैं जल थल और नभ, इन तीनों को समर्पित है, इस बात को याद रखिएगा। इसमें जो हमको 3 द्वार देखने को मिलते हैं, 3 द्वार, इसमें जल, थल और नल, इन तीनों को समर्पित है, इस बात को याद रख लीजिएगा। बस इससे ज्यादा नहीं बनेंगे क्वेश्चन, इस बात को प्लीज याद रख लेना। चलिए अगले पे आते हैं और बात करते हैं किस पे, चंद्रयान 3 पे। किस पे, चंद्रयान 3, चंद्रयान 3। इस चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था कहाँ से दोस्तों, आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया, 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था। 2:35 पे इसको लॉन्च किया गया था। इसमें लैंडर है, क्या है दोस्तों, इसमें लैंडर है। इस लैंडर का नाम क्या है दोस्तों, विक्रम है। ठीक,
इसमें रोवर है, रोवर का नाम क्या है दोस्तों, प्रज्ञान है, प्रज्ञान है। और प्रोपोजिशन मॉडल था, इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक, इसको लॉन्च कौन किया भारत की ओर से, तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये कहाँ पे गया दोस्तों, ये चंद्रमा के, आप देखते होंगे ये जो मून है, इस मून के साउथ पोल पे ये गया है। इस साउथ पोल पे लैंड कब किया, तो दोस्तों 23 अगस्त को ये लैंड किया था। और इस 23 अगस्त को जब लैंड किया गया, उस दिन हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष अंतरिक्ष दिवस, अंतरिक्ष दिवस के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। और जहाँ पे लैंड किया है उसको शिव शक्ति पॉइंट बोलेंगे, उसको बोलेंगे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से हम लोग जानेंगे उसको। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, शिव शक्ति पॉइंट जो है उसके नाम से हम लोग जानेंगे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इसके लिए भी तैयार रहिएगा सभी लोग। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। टोटल अगर पूछे कितने दिन का ये मिशन था, तो दोस्तों टोटल 40 दिनों का ये मिशन था। टोटल अगर पूछे ये कितने दिन का मिशन मिशन था, तो 40 दिन का ये मिशन था। 40 दिन, 40 दिन का क्या था दोस्तों, ये मिशन था, 40 दिन का ये मिशन था। अगर पूछे रॉकेट कौन सा इस्तेमाल किया, तो LVM-3 मार्क 4 का इस्तेमाल किया गया, इसे बोलते हैं GSLV मार्क 3, यानी कि बाहुबली जो हमारा रॉकेट है, LVM-3 याद रख लीजिएगा, LVM-3 M4 क्या है दोस्तों, M4 मार्क 4, LVM-3 M4 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर से ध्यान में रखेंगे। ठीक, इस अगर ये चंद्रयान 3 के जो अध्यक्ष थे, अगर पूछे कि चंद्र पीर वी मुथुवेल चंद्रयान 3 के डायरेक्टर थे, और मोहन कुमार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें क्या है दोस्तों, प्रोपोजिशनल मॉडल भी था, इसमें लैंडर भी था, और साथ ही साथ इसमें रोवर भी था, सॉरी रोवर नहीं था इसमें, सॉरी प्रोपोजिशनल मॉडल था, लैंडर था और रोवर था, याद रख लीजिएगा। इसमें सैटेलाइट नहीं था, सैटेलाइट हम लोग पुराना वाला ही यूज में लिए हैं, नया वाला यूज में नहीं लिए हैं। ठीक, अब थोड़ा सा सूचकांक पे आ जाते हैं। सूचकांक, सूचकांक से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। ठीक, तो उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवाइज करवा दूं, ताकि आपके एग्जाम में आप कंफर्टेबल होके जाओ। याद रख लीजिएगा। पहला, अगर मैं बात करूं भूखमरी में, भूखमरी, अगर भूखमरी में हम अगर बात करें, इस समय हमारी बुरी स्थिति है, 111 स्थान पे आ चुके हैं। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर पूछे हम लोग कितने नंबर पे हैं, 132 नंबर पे हैं। अगर पूछे कि आपको पूछ सकता है कि ये बताइए जेंडर गैप क्या है दोस्तों, जेंडर गैप, जेंडर गैप में अगर पूछूं कि हम लोग कौन से स्थान पे हैं दोस्तों, तो 127 स्थान पे हैं। शांति में अगर मैं बात करूं तो कितने नंबर पे हैं, शांति में 126 पे हैं। खुशहाली में अगर मैं बात करूं, खुशहाली, खुशहाली में अगर मैं बात करता हूं कि 126 पे हैं। ठीक, अगर मैं प्रेस में बात करूं तो प्रेस में हम लोग कितने नंबर पे, 161 नंबर पे हैं। ठीक, अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, और क्या बच रहा है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हम लोग कितने नंबर पे हैं। ठीक, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हम लोग 80 नंबर पे हैं। और कुछ छूट रहा है तो प्लीज बताइए, और कुछ छूट रहा है तो प्लीज बताइए, और कुछ छूट रहा है तो प्लीज बताइएगा, हमको याद नहीं आ रहा है। ठीक, प्लीज अगर कुछ छूट रहा हो तो जरूर से बताइए, ताकि हम इसमें ऐड कर पाएं, ऐड ऑन कर पाएं, ताकि आपको काम आए, ताकि आपको ये काम आए, इस बात को याद रखिएगा। अगर कुछ छूट रहा हो तो प्लीज बताने का कष्ट करिएगा, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। ठीक, चलिए, फिर इसके बाद नियुक्तियों पे भी बातचीत करेंगे, याद रख लीजिएगा, नियुक्तियों पे भी हम लोग बात करेंगे। कुछ छूट रहा है, अगर कुछ कुछ छूटे तो ऐड ऑन कर लेना इसमें। अब हम थोड़ा सा अवार्ड पे बातचीत कर लेंगे, इस पे अवार्ड पे बातचीत कर लेंगे। अवार्ड, अवार्ड पे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां, जो हमको लगेगा इंपॉर्टेंट है उसी पे चर्चा करेंगे, याद रख लीजिएगा। और जो बाकी चीज़ें छूट जाएंगी उसको हम कवर करा देंगे। ठीक, जो छूट जाएंगी बाकी चीज़ें उसको हम कवर करा देंगे, इस बात को याद रखिएगा। अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड, बुकर अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड बताना सभी लोग, बुकर अवार्ड बताना सभी लोग, क्या है दोस्तों, बुकर अवार्ड, ये बुकर अवार्ड बताना सभी लोग। ठीक है, तीसरा, आप लोग कमेंट्स करते हुए बताइएगा, सरस्वती सम्मान 32 नंबर का, 32 नंबर का सरस्वती, सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान बताना सभी लोग। साथ ही साथ अब बताना कि व्यास सम्मान 32 नंबर का ही, 32 नंबर का व्यास सम्मान बताना, व्यास सम्मान,
व्यास सम्मान बताना। ठीक है, 32 नंबर का ही क्या है दोस्तों, 32 नंबर का ही क्या है दोस्तों, बिहारी पुरस्कार, बिहारी अवार्ड। ये भी कमेंट्स करते हुए ही सभी लोग बताइएगा प्लीज। ठीक है, साथ ही साथ छठे नंबर का अगर पूछ ले क्या है दोस्तों, गांधी शांति अवार्ड अगर पूछे, गांधी शांति, गांधी शांति अवार्ड, गांधी शांति अवार्ड। ठीक है, 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड, 57वां ज्ञानपीठ क्या है दोस्तों, 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक, अवार्ड। और शांति का नोबेल प्राइज बताओ, शांति का नोबेल, शांति का नोबेल बताओ, शांति का नोबेल बताओ। ठीक, साथ ही साथ और कुछ छूट रहा है जो इंपॉर्टेंट लगे, कुछ छूट रहा है तो ऐड कर सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है कि केवल हम ही बता रहे हैं, आप भी कुछ ऐड कर सकते हो। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो जरूर इसमें ऐड करूंगा, प्लीज कमेंट्स करते हुए आंसर बताएं। हाँ, एक और पूछ सकता है दोस्तों, रमन मैग्सेसे अवार्ड क्या है दोस्तों, रमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक, बताइए। तो इन सभी का आंसर प्लीज तेजी से कमेंट बॉक्स में आंसर पिन करिए। और रिवीजन कैसा लग रहा है ये भी जरूर से बताइएगा प्लीज, आप लोगों की वजह से हम हैं, मेरी वजह से आप नहीं हो। चलिए बताइए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो जॉर्ज जी क्या है दोस्तों, जॉर्ज जी गोस्पो डिनोवा, जॉर्जी गोस्पो डिनोवा को टाइम शेल्टर के लिए दिया गया। बुकर अवार्ड शेहान करुणा तिलका को, किसको, शेहान करुणा तिलका को दिया गया। किसके लिए दिया गया, द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए। ठीक है, अगर पूछे ये किसको दिया गया, 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को जी किया, सूर्यवंशम के लिए। किसके लिए, शिव शंकरी जी को दिया गया। किसके लिए दोस्तों, सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, व्यास सम्मान पूछे 32 नंबर का, ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया पागल खाना के लिए। किसके लिए दोस्तों, ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। किसके लिए दोस्तों, चतुर्वेदी को दिया गया पागल खाना के लिए। बिहारी अवार्ड पचरंग चोला पहन सखी जी, डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया। डॉक्टर माधव क्या है दोस्तों, डॉक्टर माधव हाडा को इस अवार्ड से नवाजा गया। गांधी शांति अवार्ड अगर मैं बात करूँ किसको दिया गया, गीता प्रेस को दिया गया। किसको, गीता प्रेस को दिया गया, जो कहाँ का दोस्तों, गोरखपुर का है, इस बात को याद रख लीजिएगा। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी भाषा के उपन्यासकार है दामोदर मोजो। किसको, दामोदर मोजो को इस अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, अगर शांति का नोबेल प्राइज तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। बताइए शांति का नोबेल प्राइज किसको दिया गया, शांति का नोबेल प्राइज थोड़ा सा माइंड से क्लिक कर रहा है। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी है ना, एक बार याद कर देना, तो थोड़ा सा माइंड से क्लिक कर रहा है, बताना तो सभी लोग, बताइए सभी लोग तेजी से प्लीज कमेंट करते हो, आंसर बताएं। नरगिस मोहम्मदी ही होगा ना, प्लीज निवेदन है, एक बार बताइए ना, शांति का नोबेल प्राइज। प्लीज बताइए, सही है ना, नरगिस मोहम्मदी ही होगा ना, ईरान की, जो महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए अच्छा काम की है जी। ठीक, चलिए धन्यवाद। तो नरगिस मोहम्मदी क्या है दोस्तों, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी के लिए, ईरान की हैं और महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए काम किया। रमन मैग्सेसे पुरस्कार रवि कन्नन को दिया गया। किसको, रवि कन्नन क्या है दोस्तों, रवि कन्नन को दिया गया। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान रख लीजिएगा। अब एक और अवार्ड नहीं था, एक विधेयक था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या था दोस्तों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या था दोस्तों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, ये पूरा मुद्दा आपका पॉलिटी से जुड़ जाता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आप जानते होंगे कि 18 से 22 तारीख के बीच में संसद की विशेष सत्र की बैठक बुलाई गई थी। ठीक, फोर्थ में क्या लिखे हैं, फोर्थ में देखिए, फोर्थ में लिखा हुआ है दोस्तों, 32वां व्यास सम्मान दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी को, चतुर्वेदी को दिया गया 32वां व्यास सम्मान। 32वां व्यास सम्मान पूछे तो ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया, इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जो संसद की विशेष सत्र की बैठक बुलाई गई थी, उसमें क्या हुआ दोस्तों, 128वां विधेयक हमारे देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। ठीक, सुनो, एक विधेयक था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसको हमारे देश के कानून मंत्री, क्या दोस्तों, कानून मंत्री, नए कानून मंत्री हैं, ठीक, कानून मंत्री के द्वारा पेश किया गया। अब पूछेगा कानून मंत्री कौन है, तो कौन है दोस्तों, अर्जुन राम मेघवाल। क्या है दोस्तों, मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल हमारे देश के क्या है दोस्तों, कानून मंत्री हैं। इनके द्वारा इस विधेयक को पेश किया गया। क्या किया गया दोस्तों, इनके द्वारा इस विधेयक को पेश किया गया। इसमें क्या है दोस्तों कि लोकसभा
तथा विधानसभा में जो महिलाएं चुन के आएंगी, ठीक, उसमें उनको 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। 2026 से जो चुनाव होगा, ये जो 2026 से जो चुनाव होगा, इसमें लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटों पर केवल महिलाएं ही चुन के आएंगी। ऐसा एक विधेयक लाया गया था जिसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अगर पूछेगा कौन से नंबर का विधेयक था, तो 128वें नंबर का यह विधेयक था, इस बात को याद रख लीजिएगा। आप जानते हो संसद में कानून बनाने से पहले कोई भी जो बिल पेश किया जाता है उसी को विधेयक कहते हैं। अब होता क्या है कि मान लो हम एक विधेयक पेश किए, ठीक, संसद, आप जानते होंगे सबसे पहले संसद के बारे में जान लो, ठीक, सबसे पहले संसद के बारे में जान लो। संसद आप जानते होंगे, संसद 3 लोगों को मिला के बनती है। जब भी संसद की मैं बात करूं तो संसद 3 लोगों को मिला के बनती है। 79 आर्टिकल में इसका उल्लेख हमको संसद का देखने को मिलता है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, जब इन तीनों को मिलाया जाता है तब क्या बनती है, हमारी संसद बनती है। जब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट इन तीनों को मिलाते हैं तब क्या बनती है, हमारी संसद बनती है। अब इस संसद में क्या किया गया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से एक बिल पेश किया गया था। कौन से नंबर का था, 128वां विधेयक था, याद रख लीजिएगा। अब ये लोकसभा से पास हुआ, ठीक, लोकसभा से पास, क्या हुआ, लोकसभा से पास, फिर राज्यसभा से क्या दोस्तों, पास, लोकसभा से फिर राज्यसभा से पास, फिर प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर क्या किया दोस्तों, साइन किया, प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर साइन किया। और ये कौन से नंबर का संविधान संशोधन हो गया दोस्तों, तो 106 नंबर का ये संविधान संशोधन हो गया। अब से आपको मैं बता दूं कि जो लोकसभा है चाहे विधानसभा है, यहाँ पे 33% सीटों पे महिला चुन के आएंगी, 33% सीटों पे महिला चुन के आएंगी। कब से, 2026 से। कब से दोस्तों, 2026 से 33% सीटों पे महिलाएं चुन के आएंगी। उसी के लिए एक विधेयक पेश किया गया था जिसका नाम क्या था दोस्तों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या था नाम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत ही अच्छी, इसकी सराहना करनी चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। बिहार में आप जानते हैं पंचायती राज में, आपको बता दूं 50% सीटों पर महिलाएं चुन के आती है पंचायती राज में, ठीक। मध्य प्रदेश में 50% सीटों पे महिलाएं चुन के आती हैं, ठीक है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पे 50% सीटों पे पंचायती राज में महिलाएं चुन के आती हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं है, लेकिन ये पहल अच्छी है। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, बराबरी का उनको हक मिलेगा। हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए महिला जाके संसद में बैठेगी। होता है ना कि महिला का दुख केवल महिला ही समझ सकती है, पुरुष नहीं समझ सकता, ठीक है। एक महिला का दुख केवल महिलाएं ही समझ सकती हैं, पुरुष बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। हम महिलाएं जो होती हैं, जो भी महिलाएं होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पुरुषों से खुल के नहीं कह सकती, लेकिन महिलाओं से अच्छे से कह सकती हैं। तो इसीलिए क्या किया गया था, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एनडीए की सरकार के द्वारा इस विधेयक को लाया गया, पास कराया गया, कानून बनाया गया, अब इसे लागू भी कर दिया गया है कि 2026 जैसे ही आएगा ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। और भाई 1100 लोग देख रहे हो, भाई 300 लाइक है, ठीक है। इतना बेहतरीन तरीके से आपको रिवीजन करा रहे हैं। आप मुद्राएं दे के भी ना इतना अच्छा रिवीजन नहीं प्राप्त कर पाइएगा। भाई 1100 लोग देख रहे हैं तो 1100 लाइक तो मास्टर के लिए बननी चाहिए, ठीक। 1100 लोग देख रहे हैं तो 1100 लाइक तो मास्टर के लिए बननी चाहिए। अगर मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज एक बार जरूर से लाइक कर दीजिए, आपसे निवेदन है मेरा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले कुछ अपॉइंटमेंट पे भी बातचीत कर लेते हैं हम, ठीक, कुछ अपॉइंटमेंट पे भी बात कर लेते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं कि पद्म अवार्ड के बारे में, तो पद्म अवार्ड 1 से 6 लोगों को बांटे गए थे। पद्म अवार्ड अगर पूछे तो क्या होता है दोस्तों, जो पद्म अवार्ड है, पद्म अवार्ड अगर बात करूं तो ये पद्म अवार्ड कितने लोगों को दिए गए थे दोस्तों, टोटल 106 लोगों को दिए गए थे। इस बार अगर मैं बात करूं कि 2023 में टोटल 106 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए थे। अब इसमें पूछेगा कितना कितना क्रम था, तो आप याद कर सकते हैं 691, ठीक है, 691 और 9, ठीक, 691 और 9, 6 लोगों को क्या दिया गया दोस्तों, पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है। 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया, पद्मश्री दिया गया। अगर मैं बात करूं 9 लोगों को तो पद्म भूषण दिया गया। क्या दिया गया, पद्म भूषण दिया गया। अब इसको जहां से भी रट सकते हो यार रट लेना, ठीक। 6 लोगों के नाम याद कर लेना कि बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, MS किरप्पा, ठीक, मुलायम सिंह यादव, इन सभी लोगों को क्या दिया गया था दोस्तों, कौन सा अवार्ड दिया गया था, इन सभी लोगों को दिया गया था पद्म विभूषण। 6 लोग हैं, याद रख लेना। 6 लोगों के नाम अगर रट सकते हो तो रट लो, ठीक है। बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, मुलायम सिंह यादव, बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, मुलायम सिंह यादव, बालकृष्ण दोषी, मुलायम सिंह यादव, जाकिर हुसैन। और 3 लोगों के नाम दिलीप महानिलोबिस, श्रीनिवार्धन और एक थे दोस्तों श्री कृष्णा,
ठीक है, श्री एस एस कृष्णा थे। तो 6 लोगों को पद्म विभूषण, 91 लोगों को पद्मश्री और 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया था। इस बात को याद रख लीजिएगा प्लीज। चलिए कुछ अब हम क्वेश्चन पे भी करते रहते हैं, थोड़ा क्वेश्चन भी करते रहते हैं ताकि आप बोर ना हो। ठीक है, बोर नहीं होने दूंगा इसकी गारंटी मेरी है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, अच्छा अच्छा सर, मैं भी हूं उसी में से। चलिए बताइए, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहां पर आदि महोत्सव का शुभारंभ किया? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहां पर आदि महोत्सव का शुभारंभ किया, बताइएगा सभी लोग। चलिए, सनम राजा है कि क्या है, मेरा नाम लीजिए सर जी। चलिए बताइए प्लीज। तो मैं बता दूं पहले, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहाँ पे क्या किया है दोस्तों? आदि महोत्सव का शुभारंभ किया, तो अहमदाबाद में किया। अब क्या है भाई आदि महोत्सव, थोड़ा सा समझते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि भाई साहब ये आदि महोत्सव कौन खेत की मूली है। ठीक, ये कौन है जो हमसे बच गया, ये कौन है जो हमसे बच गया, बताइएगा। पहला, इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई दोस्तों? अहमदाबाद। अहमदाबाद में इसकी शुरुआत हुई आदि महोत्सव की। पूछेगा कब से कब हुई दोस्तों? 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक इसका आयोजन चल किया जाना है। कब से दोस्तों? 25 अक्टूबर से क्या है दोस्तों, 3 नवंबर तक क्या किया जाना है, इसका आयोजन किया जाना है। अब यह है क्या, आप जानते हो इसमें आदिवासियों के जो बनाए गए जो प्रोडक्ट होते हैं, आदिवासियों के जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, आदिवासियों के जो आभूषण होते हैं, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। इसमें कुछ खास है नहीं। इसमें होता क्या है, जो आदिवासियों आदिवासियों द्वारा जो क्या किया जाता है दोस्तों, आभूषण बनाए जाते हैं। आभूषण आभूषण बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, जो इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसी की प्रदर्शनी होती है, इसी के लिए आदि महोत्सव का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे? अहमदाबाद में किया गया। इस बात को याद रख लीजिएगा। अब कई लोग सोचते होंगे भाई अहमदाबाद कहाँ है, हाँ? अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है भाई। कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात में है, याद रख लेना। ठीक, अब कंफ्यूज मत होना, अहमदाबाद कहाँ पे है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, याद रख लेना, अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक, चलो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब गुजरात की बात आई है तो ऐसे कैसे छोड़ दें भाई? ठीक, ऐसे कैसे छोड़ दें? चलिए आइए बात करते हैं गुजरात के बारे में। कभी तो आओ अपने गुजरात में। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ गुजरात के बारे में, तो गुजरात की राजधानी अगर मैं बात करूँ, राजधानी, गुजरात की राजधानी की बात करूँ मैं, तो क्या है दोस्तों? गांधीनगर है। क्या है दोस्तों? गांधी गांधीनगर हमको देखने को मिलती है गुजरात की राजधानी। आप जानते हो जो गांधीनगर है, यहाँ पे क्या बनेगा? गूगल सेंटर भी खुलेगा। क्या है दोस्तों? गूगल का जो गूगल है ना, इस गूगल का सेंटर भी खुलेगा। और गांधीनगर में ही आप जानते हो कि गिफ्ट सिटी, क्या है दोस्तों? गिफ्ट सिटी। इस गिफ्ट सिटी का दर्जा भी दे दिया गया है, सिटी जो गिफ्ट सिटी है ना, इस गिफ्ट सिटी का दर्जा भी दे दिया गया है। और आपको बता दो कि गुजरात में जो आप जानते होंगे अहमदाबाद है, वहाँ पे मिलेगा दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी स्टेडियम देख स्टेडी स्टे नरेंद्र मोदी स्टेडियम देखने को मिलेगा। ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम आप देखते हो, ठीक, ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम आप देखते हो, ये क्या किया गया था? यहीं पे आईपीएल का फाइनल खेला गया था। आईपीएल का फाइनल मैच खेला गया था। इस बात को याद रख लीजिएगा। और पूछे कि विजेता कौन था, 5वीं बार जीता, तो हमारे माही MS धोनी की टीम जो है, चेन्नई सुपर किंग, क्या है दोस्तों? चेन्नई सुपर किंग क्या है रही, इसकी विजेता रही। इस बात को याद रख लीजिएगा। जो माही है उनकी टीम जो चेन्नई सुपर किंग इसकी विजेता रही, तो इस बात को भी याद रख लीजिएगा सभी के सभी लोग प्लीज। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा समिट्स पे, थोड़े से बात कर लेते हैं समिट्स पे, क्योंकि समिट्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। G20 के बारे में बात करता हूँ, SCO के बारे में बात करता हूँ, G20 SCO ब्रिक्स के बारे में बात करता हूँ, क्वाड के बारे में बात करता हूँ, G7 के बारे में बात करता हूँ। और क्या बच रहा है भाई? और कुछ बच रहा है, बताइए। बताइएगा। क्वाड हो गया, SCO हो गया, ब्रिक्स हो गया, G7 हो गया। बताइए सभी का आंसर बताइए। अभी हमको कुछ याद नहीं आ रहा, माइंड क्लिक नहीं कर रहा है। फिलहाल इसका आंसर बताइए। बाकी हम लोग लिखते हुए चलेंगे साथ साथ में, बताइए।
इतना ज्यादा चीज बता दी है ना कि अब मेरा दिमाग हैंग होने लगा है। ठीक, अब मेरा दिमाग जो है हैंग होने लगा है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, चलिए। COP 28 की बैठक भी आपसे पूछ सकता है। ए भाई, चलो चलो। COP 28, COP 28 की बैठक भी पूछ सकता है आपसे। COP 28 की बैठक भी आपसे पूछ सकता है। साथ ही साथ नाटो का बैठक भी पूछ सकता है क्या दोस्तों? हाँ बिल्कुल, नाटो का भी बैठक पूछ सकता है। नाटो का भी बैठक आपसे पूछ सकता है। नाटो का पूछ सकता है, COP 28 का पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है? हाँ, वर्ल्ड टीबी समिट भी पूछ सकता है। वर्ल्ड टीबी वर्ल्ड टीबी समिट भी आपसे पूछ सकता है। काशी तमिल महोत्सव, काशी तमिल काशी तमिल महोत्सव, काशी तमिल जो महोत्सव है ये भी आपसे पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है आपसे? आपसे पूछ सकता है किसके बारे में? हम्म, फिलहाल तो इसके बारे में ही बताओ। ठीक, फिलहाल तो इसके बारे में ही बताओ, बाकी हमको याद आएगा तो आपको बताते रहेंगे। ठीक, बाकी हमको जैसे ही याद आता रहेगा वैसे हम बताते रहेंगे। चलिए, बताते रहिए सभी लोग। पहला, तो पहले तो बता दूं कि G20 की मेजबानी इस बार कौन किया? भारत किया हमारा। ठीक, चलिए। G20 2023 की जो बैठक हुई दोस्तों, इसकी मेजबानी भारत किया। इसकी मेजबानी कौन किया? भारत किया। 18वें नंबर का क्रम यहीं पे हुआ आयोजित, याद रख लीजिएगा। SCO 2023 की मेजबानी कौन किया दोस्तों? यह भी भारत किया। ठीक, भारत किया, इस बात को याद रख लीजिए। इसका नया मेंबर पूछे तो कौन है दोस्तों? ईरान इसका 9वां सदस्य है। ब्रिक्स की जो बैठक है, ब्रिक्स जो ब्रिक्स है, इस ब्रिक्स की बैठक की मेजबानी 2023 में किसने की दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका ने की। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया। ठीक, इस बात को याद रख लीजिएगा। क्वाड 2023 की मेजबानी कौन किया दोस्तों? तो जापान किया। कौन किया दोस्तों? जापान किया। ठीक, 2024 में क्वाड की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा, इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है। G7 2023 की बैठक की मेजबानी कौन किया दोस्तों? जापान किया। जापान किया। 2024 की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? इटली करेगा। ये 49 नंबर का क्रम था, और 2024 वाला इटली में होगा। ये कौन से नंबर का क्रम होगा? 50वें नंबर का क्रम होगा। G20 की थीम भी पूछ सकता है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक, COP 28 की बैठक कहाँ हुई दोस्तों? UAE में इसका आयोजित हुआ। ठीक, नाटो का बैठक पूछे कहाँ पे आयोजित हुआ, बताइएगा सभी लोग। नाटो नाटो शिखर सम्मेलन जो है 32वां स्पेन के मैड्रिड में आयोजित हुआ, इस बात को याद रखिएगा। 2023 वाला अगर पूछे कहाँ पे आयोजित हुआ दोस्तों? स्पेन के मैड्रिड में, इस बात को याद रख लीजिएगा। 32वां अगर पूछे तो स्पेन के मैड्रिड में। अगर पूछे अगला कहाँ पे होगा दोस्तों, तो लिथुआनिया में होगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर पूछे ये कहाँ पे हुआ नाटो वाला, तो स्पेन के मैड्रिड में हुआ, याद रख लीजिएगा। स्पेन के मैड्रिड में इसका आयोजित हुआ। और अगर पूछे वर्ल्ड टीबी समिट, तो ये वाराणसी में हुआ। कहाँ पे? ये वाराणसी में इसका आयोजन किया गया। ठीक है। काशी तमिल महोत्सव, ये भी कहाँ पे हुआ दोस्तों? वाराणसी में इसका आयोजन किया गया। और एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी, एससीओ की कल्चरल सिटी भी कौन है? तो हमारा वाराणसी ही है, इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे मूव करने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ और चीजों के बारे में। छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस बात को याद रख लीजिएगा। आज मैंने आपसे बोला है कि मैं प्रॉमिस किया है मैंने कि संडे को रिवीजन में करवाऊंगा, और रिवीजन करवा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि बीच में धोखा दे के आपको भाग गया हूं। ठीक, पूरा रिवीजन की बात मैंने कही है और अपने वादे पे खरा उतर रहा हूं। तो आपका भी प्रॉमिस बनता है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सेशन को पहुंचाएं। ठीक, बहुत मेहनत लगती है, आपको नहीं पता। ठीक है, आपको नहीं पता, हम बताते हैं आपको क्या क्या करना पड़ता है। पूरा न्यूज़पेपर छानबीन के पढ़ना पड़ता है, तब जाके इतना जो कॉन्फिडेंट रहता है, और आपके सामने बिना कॉन्फिडेंट के, बिना कुछ किए आपको बता पाता हूँ। ठीक, चलिए तो थोड़ा और बातचीत करते हैं। जनवरी में कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जो दिवस मनाए गए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए, कहाँ कहाँ पे इसका आयोजन किया गया, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक, चलिए। पहला, 4 जनवरी को क्या मनाते हैं ये बताना। दूसरा, 9 जनवरी को क्या मनाते हैं ये बताना। तीसरा, 10 जनवरी को क्या मनाते हैं ये बताना। और 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, ये बताना। 12th ऑफ जनवरी को क्या मनाते हैं ये बताना। ठीक है। 15 को क्या मनाते हैं ये बताना। ठीक। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं ये बताना। ठीक है। 7वां, 26 जनवरी को क्या मनाते हैं ये बताना। और साथ ही साथ 7 के बाद 8, और अगर पूछे 30 जनवरी को क्या मनाते हैं ये बताना। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए इसका। तेजी से कमेंट बॉक्स में आंसर आपके आने चाहिए। चलो भाई,
जनवरी माह के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, तो प्लीज इसका आंसर बताइए। चलिए तेजी से कमेंट बॉक्स में आंसर पिन करिए। चलिए बताते रहिएगा सभी लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी का भरपूर स्वागत है ऑफिसर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं बता दूं, बिहार शिक्षक भर्ती का बैच आप ले लीजिए, वरना बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बिहार शिक्षक भर्ती में इतनी बड़ी वैकेंसी आपको मैं बता रहा हूँ कि दोबारा तो नहीं आएगी। अब 2 बार आ गया संजोग, अच्छा अब नहीं आएगी। इसलिए टीचर बन जाइए और अपने सपनों को पूरा कर लीजिए। 999 में हमारा बैच मिल रहा है आपको, उसमें हर एक सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराया जाएगा विद इन एग्जाम से 10 दिन पहले। सारी चीजें कंप्लीट करा देंगी ताकि 10 दिन आपको रिवीजन करने के लिए मिल जाए। ठीक, 4 जनवरी को मनाते हैं लुई ब्रेल दिवस। क्या मनाते हैं? लुई ब्रेल क्या है दोस्तों? लुई ब्रेल दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, लुई ब्रेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार इसका आयोजन पूछ ले, आयोजन आयोजन अगर पूछ ले कहाँ हुआ था दोस्तों, तो एमपी में हुआ था। एमपी में भी कहाँ हुआ था दोस्तों? इंदौर में हुआ था। ठीक, इंदौर में हुआ था। ये कौन से नंबर का काम था? तो 17वें नंबर का काम था। मुख्य अतिथि अगर पूछ ले कौन थे, तो कौन थे दोस्तों? गुआना, जो गुआना है ना, गुआना के प्रेसिडेंट मुख्य अतिथि थे, जिनका नाम था मोहम्मद, क्या था? इरफान अली। क्या नाम था? मोहम्मद इरफान अली। ठीक, चलिए 10 जनवरी को क्या मनाया गया दोस्तों? विश्व हिंदी दिवस। क्या है? विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इस बार इसका आयोजन पूछे कहाँ हुआ था दोस्तों? फरवरी माह में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? फिजी में। कहाँ पे दोस्तों? फिजी में इसका आयोजन किया गया। 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। इस बार राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन पूछे कहाँ पे हुआ दोस्तों? कर्नाटक के हुबली में हुआ। कहाँ पे? कर्नाटक के हुबली में इसका आयोजन किया गया। अगर पूछे इसको हेड कौन किए, इसको हेड कौन किए दोस्तों? पीएम मोदी के द्वारा। पीएम जो मोदी हैं, पीएम मोदी के द्वारा इनको हेड किया गया। इस बात को याद रख लीजिएगा। 15 जनवरी को बेंगलुरु में पहली बार आयोजित हुआ, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा ड्रोन शो भी कहाँ पे? बेंगलुरु में ही हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। अगर पूछे थल सेना दिवस, थल सेना थल सेना दिवस, पहली बार इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? दिल्ली से बाहर किया गया। और कहाँ पे किया गया दोस्तों? यहाँ पे बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस, मतदाता दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि क्या हुआ था 25 जनवरी 1950 को क्या बना था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था। इसीलिए इस 25 तारीख को मतदाता दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी को 74 नंबर, सॉरी 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाए। क्या मनाए दोस्तों? गणतंत्र दिवस मनाए। और आप बता दूं कि मुख्य अतिथि पूछ सकता है आपके, कौन था मुख्य अतिथि? मुख्य अतिथि ही आपसे मेन पूछेगा। तो मुख्य अतिथि थे दोस्तों, कहाँ? इजिप्ट के राष्ट्रपति थे। इजिप्ट जो है ना, इजिप्ट के राष्ट्रपति थे। क्या नाम था दोस्तों? अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अब्दुल फतेह अल सीसी अंकल। अल सीसी अंकल क्या थे दोस्तों? मुख्य अतिथि बन के हमारे यहाँ आए थे। इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक, मजा आ रहा है? एक बार यस लिख के सभी लोग बताइएगा। क्या क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं? तो प्लीज एक बार यस लिख के सभी लोग बताइएगा। और 1300 लोग देख रहे हैं, तो एक बार में 1300 लाइक हो जाना चाहिए प्लीज। ठीक, चलिए। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी। कब? 30 जनवरी 1948 को। ठीक, चलिए आगे अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नीलाऊ कुदिया सिम्हाल किसकी आत्मकथा है? नीलाऊ कुदिया सिम्हाल किसकी आत्मकथा है? तो तेजी से कमेंट्स करते हुए आंसर बताएंगे। नीलाऊ कुदिया सिम्हाल किसी की आत्मकथा है? तेजी से कमेंट्स करते हुए आंसर बताइएगा। ठीक, आज जीएस का कोई पार्ट नहीं ले रहा हूं मैं, करेंट का ही रिवीजन करा रहा हूं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, बाद में उसको भी कराएंगे, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, चलिए बताइए सभी लोग तेजी से कमेंट बॉक्स में आंसर। इसके बाद जीआई टैग पकड़ेंगे। ऐसे कैसे छोड़ दे भाई, जीआई टैग एकदम तबाही मचा लेंगे। ठीक, चलिए बताइए सभी लोग। चलिए चलिए तेजी से कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए सभी लोगों के। तो ये कब मनाया, किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो ये आत्मकथा है दोस्तों हमारे जो इसरो के चेयरमैन हैं, उनकी आत्मकथा है। इस बात को याद रखिएगा। तो इसरो के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथ साहब हैं। इन्हीं की ये आत्मकथा है। इस बात को याद रखेंगे। अब सुनो ध्यान से और समझने की कोशिश करना। श्रीधर पाणिक्कर सोमनाथ। अगर पूछे एस सोमनाथ का पूरा नाम अगर पूछ ले, तो श्रीधर पाणिक्कर, सब एस सोमनाथ पढ़ते होंगे। इनका पूरा नाम है श्रीधर पाणिक्कर, पाणिक्कर, पाणिक्कर सोमनाथ, सोमनाथ।
क्या है दोस्तों, श्रीधर पाणिक्कर, सोमनाथ, इनकी क्या है दोस्तों, यही इनकी ही आत्मकथा है, इस बात को याद रख लीजिएगा। पूछेगा कि लॉरेंस द ट्रंक मूनलाइट, इनका जन्म अगर पूछे तो थूरवूर 1963 में हुआ था। केरल में एक जगह है थूरवूर, उसी जगह 1963 में इनका जन्म हुआ था। 1963 में क्या हुआ था, थूरवूर 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 केरल में इनका जन्म हुआ था। इनकी पूरी कहानी है इसमें, इनकी पूरी जर्नी की कहानी है, कब से क्या बने, क्या नहीं बने, क्या क्या इन्होंने किया, क्या अचीवमेंट पाई, इन सभी चीज के बारे में क्या किया दोस्तों, इनकी आत्मकथा के बारे में इसमें विवरण किया गया। इनकी पूरी कहानी के बारे में इसकी विवरण किया गया है, इस बात को याद रख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आपसे जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ और क्वेश्चन भी पूछ सकता है जो बुक से रिलेटेड है। अच्छा, ये फेमस पुस्तक है, ये तो एक फेमस पुस्तक है, गांधी के हत्यारे, बताना किसने लिखी है। गांधी के हत्यारे, लिखना हुआ बताना सभी लोग की, गांधी के हत्यारे पुस्तक किसने लिखी है, हत्यारे। ये बहुत ज्यादा चर्चा में चल रही है, इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है 105 ट्रिलियन ट्री क्या है दोस्तों, हाँ हाँ, ट्रिलियन ट्रिलियन ड्रीम ड्रीम 105 ट्रिलियन ड्रीम, यही है ना, हाँ बिल्कुल ठीक। तीसरा तीसरा आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, लिटिल बुक ऑफ इंडिया, तीसरा आपसे पूछ सकता है लिटिल बुक ऑफ इंडिया। चलिए, लिटिल बुक ऑफ इंडिया, लिटिल बुक लिटिल बुक ऑफ क्या है दोस्तों, लिटिल बुक ऑफ इंडिया, लिटिल बुक ऑफ इंडिया। ठीक, तो इन तीनों का आंसर बताइए कि कौन लिखा है इस पुस्तक को। चलिए बताइए। 105 ट्रिलियन ड्रीम। अगर पूछे गांधी के हत्यारे पुस्तक कौन लिखा है दोस्तों, तो गांधी के हत्यारे पुस्तक लिखे धीरेन्द्र झा। कौन लिखे हैं दोस्तों, धीरेन्द्र धीरेन्द्र झा ने गांधी के हत्यारे पुस्तक को लिखा है। 105 ट्रिलियन ड्रीम अगर पूछे तो सुभाष गर्ग लिखे हैं। कौन, सुभाष 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 गर्ग लिखे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर पूछे ये पूछे कि लिटिल बुक ऑफ इंडिया, तो रस्किन बॉन्ड रस्किन बॉन्ड रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। तो ये सारे क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा प्लीज। ठीक, चलिए जीआई टैग पे बात करते हैं। जीआई टैग, अब ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो पेड क्लास वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो सीरियस क्लास है, याद रख लीजिएगा, एकदम सीरियस क्लास है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप इस क्लास को छोड़ते हैं, पेड क्लास वाले हो चाहे यूट्यूब वाले हो, दोनों को मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर आप इस क्लास को छोड़ते हैं, केवल सोच लेते हैं कि एक दिन के पढ़ने से हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। हाँ, ये उनके लिए है बेसिकली, तो ये सारी चीजें मैं करवा ही दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको मस्तिष्क के पूरे तरीके से मेरे पे फोकस रखना पड़ेगा, बोर्ड पे फोकस रखना पड़ेगा। जो मैं चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहा हूँ, जो आपको इरिटेट कर रहा हूँ, हमारे ऊपर ही फोकस रखना पड़ेगा, तभी आपको याद होगा। ठीक, चलिए पहला, मैं जान रहा हूं मैं आपको इरिटेट कर रहा हूं, इतना ज्यादा बता दे रहा हूं कि आप लोग भी गाली देते होंगे कि सर जी आपको तो याद है, हम लोग कैसे याद करेंगे इतना ज्यादा। ठीक, लेकिन करना पड़ेगा भाई, लड़ना पड़ेगा। ठीक है, अंतिम सांस तक लड़ना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा। इसीलिए नहीं कहते हैं कि हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा। तो पढ़ना है तो जोश और जुनून के साथ पढ़ो, करना है तो पूरे जोश और जुनून के साथ कुछ भी करो, वरना मत करो, छोड़ दो। ठीक, चलिए सोहजत मेहंदी, सोहजत मेहंदी, सोहजत मेहंदी को कहाँ जीआई टैग दिया गया। कांगड़ा टी, कांगड़ा टी, इस कांगड़ा टी को कहाँ जीआई टैग दिया गया। मिर्चा चावल, क्या है दोस्तों, मिर्चा चावल, इस मिर्चा चावल को कहाँ जीआई टैग दिया गया। मिथिला मखाना, क्या है दोस्तों, मिथिला मखाना, मिथिला मखाना को कहाँ जीआई टैग दिया गया। लंगड़ा आम, क्या है दोस्तों, लंगड़ा आम, इस लंगड़ा आम को कहाँ दिया टैग दिया गया। बनारसी पान, बनारसी क्या है दोस्तों, पान, बनारसी पान को कहाँ दिया टैग दिया गया। कुंभुम अंगूर, क्या है, कुंभुम कुंभुम अंगूर, कुंभुम अंगूर को कहाँ जीआई टैग दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ गोंड पेंटिंग, क्या है, गोंड पेंटिंग, गोंड पेंटिंग, गोंड पेंटिंग को कहाँ जीआई टैग दिया गया। ठीक है, और बसौली पेंटिंग, क्या है दोस्तों, बसौली, बसौली पेंटिंग, बसौली पेंटिंग, बसौली पेंटिंग को कहाँ जीआई टैग दिया गया। गमूसा, क्या है दोस्तों, गमूसा, इस गमूसा को कहाँ जीआई टैग दिया गया। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसने का तो आंसर बताइए, सभी लोग तेजी से कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए भाई। 1400 लोग देख रहे हो, एक बार जोरदार तरीके से अपने हाथों को कष्ट देने का कष्ट करें, और सभी लोग सेशन को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का कोशिश भी करिए अगर हो पाए तो, अन्यथा कोई बात नहीं। ठीक, चलिए बताइए इसका आंसर।
सोहजत मेहंदी तो अपने प्यारे प्यारे राजस्थान में, कांगड़ा टी तो प्यारे प्यारे हिमाचल प्रदेश में, मिर्चा चावल तो अपने होम टाउन अभी फिलहाल जहाँ पे मैं हूँ अभी होम में, जहाँ पे करेंट सिटी में बिहार में, मिथिला मखाना क्या पे हो जाएगा दोस्तों बिहार में, लंगड़ा आम हमारे वाराणसी में, कहाँ पे वाराणसी यानी कि यूपी में, टेराकोटा भी गोरखपुर में, बनारसी पान यानी कि वाराणसी में हमारे होम टाउन में, ठीक। साथ ही साथ कुंभू मंगूर अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पे तमिलनाडु वाले रीजन में, ठीक है। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश वाले रीजन में, बसौली पेंटिंग जम्मू कश्मीर वाले रीजन में और गमोसा असम वाले रीजन में। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे आप, ठीक। इन सभी पॉइंट को भी याद रख लीजिएगा प्लीज। चलो, उसके साथ साथ तबाही वाला बैच है, याद रख लीजिएगा तबाही वाला, क्योंकि इतने कम में मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको पढ़ा पाएगा। इतने कम में मुझे तो नहीं पता कि कोई भी आपको पढ़ा पाएगा, याद रख लीजिएगा। अब आपको पता है तो आप जानते होंगे, मेरे से बेटर ही जानते होंगे, क्योंकि आप लोग भटक रहे हैं कितने सालों से, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा होगा। आप एक बार पढ़ के देखो फिर बात करना। मैं बता दूं कि बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का हमारा बैच लाया गया है। जो भी 6 से 8 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं, 6 to 8 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं, वो हमारे इस बैच को ले सकते हैं। इसमें क्या है, जीएस प्लस हिंदी का एक बैच है, जीएस प्लस इंग्लिश का बैच है, जीएस प्लस सोशल साइंस का बैच है, जीएस प्लस साइंस प्लस मैथ का बैच है। थ्योरी क्लासेस हैं, एमसीक्यू नहीं है कि बस आए टिक मार के चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थ्योरी क्लासेस है पूरी तरीके से, याद रखिएगा। इसमें लाइव क्लासेस हैं, अगर लाइव क्लासेस छूट जाती हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेस है, चैप्टर वाइज नोट, चैप्टर वाइज पीडीओ, 0 लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। 27 सितंबर से बैच स्टार्ट है, लेकिन अभी 10 ही दिन क्लास हुआ है क्योंकि 10 दिन बंद था हमारा ऑफिस ही, ठीक। तो अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी और एचसीईआरटी भी पढ़ाया जाएगा। लास्ट में आपको 15 टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त में दिए जाएंगे, आपको उसको कोई मुद्राएं नहीं देनी है, ठीक। तो इस बैच को लेना है तो द ऑफिसर एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करें और इस बैच को परचेस कर लें, ठीक। चलो, जम्मू कश्मीर भारत का संघ के 76वां विलय हुआ था। अगर पूछे जम्मू कश्मीर भारत संघ में 76वां विलय दिवस कब मनाया गया। देखो हुआ क्या था ना कि महाराजा हरि सिंह जो थे उन्होंने विलय पत्र पे साइन किए थे। महाराजा हरि सिंह ने क्या किए थे दोस्तों, विलय पत्र पे साइन किए थे, ठीक है। महाराजा हरि सिंह क्या किए थे दोस्तों, विलय पत्र पे साइन किए थे। उसी के बाद क्या किया गया था, जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया था। आप याद रख लीजिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, महाराजा हरि सिंह क्या किए थे, विलय पत्र पे साइन किए गए थे और उसी के बाद इसको जम्मू कश्मीर को भारत के अंदर जोड़ा गया था। और मैं बता दूं कि 76वां विलय दिवस मनाया जा रहा है, ठीक। 76वां विलय दिवस इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। पूछ रहा है कब इसको किया गया था, तो अगर मैं बता दूं तो 26 अक्टूबर, क्या है दोस्तों, 26 अक्टूबर को इसको महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पे साइन किया था और जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, याद रख लीजिएगा, ठीक। कब हुआ था, 1947 में। कब, 1947 में, 1947 में। क्या है दोस्तों, राजा क्या है दोस्तों, हरि सिंह, राजा हरि सिंह, हरि सिंह ने क्या किया था दोस्तों, हस्ताक्षर किए थे और जम्मू कश्मीर क्या बना था दोस्तों, भारत में विलय हुआ था। जम्मू कश्मीर का भारत में क्या हुआ था दोस्तों, विलय हुआ था। इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, इस बात को ध्यान में रखेंगे सभी लोग। साथ ही साथ कुछ और बातों पे अगर मैं डिस्कस करूं और मैं बातचीत करूं तो ध्यान से सुनना और याद करने की फोकस करना। आपको बता दूं जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर, आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ से 370 में क्या किया गया दोस्तों, संशोधन किया गया। 370 में संशोधन किया गया और यहाँ पे क्या किया गया दोस्तों, 35 ए जो था ये इसको समाप्त कर दिया गया। 370 अभी भी वहाँ पे है, समाप्त नहीं किया गया। 370 में संशोधन किया गया और 35 ए को समाप्त किया गया। इसको 31 अक्टूबर 2019 को, पहले ये राज्य हुआ करता था लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना दिया गया, इसको यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इस बात को याद रख लीजिएगा। अब ये पूरी तरीके से भारत का हिस्सा है। भारत यहाँ पे अपने हिसाब से कानून बना सकता है। अब इस पे भारत नियंत्रित पूरी तरीके से कर सकता है, पहले भी कर सकता था, लेकिन पहले वहाँ पे कुछ ऐसे नियम कायदे कानून थे कि वहाँ का लड़का अगर यहाँ की लड़की से शादी करे, लड़के से शादी करेगा तो वहाँ की नागरिकता छिन जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ की लड़की वहाँ के लड़के से शादी करेगी तो उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाए, ऐसा कुछ नियम हुआ करता था। लेकिन अब वैसा नहीं है, वो सामान्य राज्य है। आप वहाँ पे घूमने जा सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ, लेकिन आपकी जान का खतरा हमेशा बना रहेगा क्योंकि आतंकवादियों का गढ़ है वो, ठीक। आपको जम्मू कश्मीर के बारे में बता दूँ, यहाँ पे डल झील मिलेगा आपको, बहुत सुंदर जगह है डल झील। डल झील आपको देखने को मिलेगा, आपको वुलर झील देखने को मिलेगा, वुलर झील आपको देखने को मिलेगा, ठीक। यहीं पे आपको क्या मिलेगा, कश्मीरी केसर देखने को मिलेगा। कश्मीरी क्या है दोस्तों, केसर, कश्मीरी केसर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कश्मीरी केसर के साथ साथ आपको यहाँ पे और क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, हाँ, बसौली पेंटिंग देखने को मिलेगी। बसौली
कला, बसोली कला देखने को मिलेगी। ठीक, पश्मीना शॉल देखने को मिलेगी। पश्मीना क्या है दोस्तों, पश्मीना शॉल देखने को मिलेगी। यहाँ के रईसी जिले में क्या मिला था, लिथियम के भंडार भी पाए गए थे। तो इन सभी पॉइंट को याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए, बीसीसीआई ने किस भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया है? वैसे तो मेंस क्रिकेट टीम का कोच तो राहुल द्रविड़ है, हमारी जो दीवार है राहुल द्रविड़, वो क्या है, भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के कोच है। लेकिन महिला क्रिकेट टीम का कोच ये पूछ रहा है किसको बनाया गया है, बताइएगा सभी लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्लासेस से जुड़ने के लिए। मैं बता रहा हूँ ना, अब मैं पूरी तरीके से समर्पित हूँ आप लोगों के लिए, याद रख लीजिएगा, पूरी तरीके से समर्पित हूँ। जितना मेरी तरफ से हेल्प हो पाएगा, जितना मेरी तरफ से मदद हो पाएगी आपके लिए मैं करूंगा। याद रख लीजिएगा, आपके लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि आपका करंट अफेयर्स का तो एक क्वेश्चन ना छूटे, साथ ही साथ स्टैटिक जी के और जीएस की भी क्वेश्चन इंक्लूड करके मैं करवाता हूं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद पेट का भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो कल हुआ है ना पेट, उसका भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, चलिए, तो किसको बनाया गया है बताइए सभी लोग तेजी से कमेंट बॉक्स में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। कोई बोर हो रहा है तो यस लिख के बताइए, अगर एंजॉय कर रहे हैं तो भी यस लिख के बताइए। भाई साहब, थकान हो जाती है लेकिन क्या नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तो नहीं है। तो किसको बनाया गया दोस्तों, अनमोल मजूमदार को बनाया गया, कि कहाँ है ना, हाँ, अनमोल मजूमदार को, अनमोल मजूमदार को बनाया गया है, याद रख लीजिएगा। अब जब मैं बात करता हूं मैं बीसीसीआई के बारे में, ठीक, चलो, मैं बात करता हूं बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, अब इसकी स्थापना पूछ सकता है आपसे कि इसकी स्थापना कब होती है। ठीक, इसकी स्थापना पूछे कब होती है दोस्तों, तो 1928 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है, 1928 में इसकी स्थापना होती है। अब क्या होगा दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर हमको कौन देखने को मिलता है, मुंबई में देखने को मिलता है। मुंबई, मुंबई, मुंबई में हमें इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। आपसे पूछेगा इसके अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी। इसके अध्यक्ष अगर पूछ ले कि अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो कौन है, रोजर बिन्नी है, रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी साहब क्या है दोस्तों, इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, अब इससे पूछेगा उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव शुक्ला है। कौन है दोस्तों, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष अगर पूछ ले कि इसके कौन है दोस्तों, तो राजीव शुक्ला है, राजीव शुक्ला। भारत में होने वाले जितने भी मैच हैं उसको कंडक्ट यही कराता है ज़्यादातर, याद रख लीजिएगा, राजीव शुक्ला है। कौन है दोस्तों, राजीव शुक्ला हैं। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं मैं, क्योंकि और चीजें भी हमको लिखनी है। ठीक, साथ ही साथ आपसे पूछ सकता है कि इसके सीईओ कौन है, तो हेमांग अमीन है। कौन है दोस्तों, हेमांग अमीन इसके सीईओ हैं। सीईओ अगर पूछे कि सीईओ कौन है, तो हेमांग, हेमांग अमीन है। हेमांग अमीन क्या है दोस्तों, इसके सीईओ देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर पूछे सचिव कौन है, जय शाह है। कौन है दोस्तों, सचिव अगर पूछ ले किसके बीसीसीआई के सचिव कौन है दोस्तों, तो उमेश शाह के बेटे जय शाह है, जय शाह है। कौन है दोस्तों, जय शाह है। अगर पूछे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन है, तो पीटी उषा है। कौन है दोस्तों, पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, माइकल जॉनसन किस देश के प्रतिनिधि सभा के नए स्पीकर बने हैं। माइकल जॉनसन किस देश के प्रतिनिधि सभा के नए स्पीकर बने हैं, तो तेजी से कमेंट बॉक्स में आंसर सभी लोग बताएंगे। चलिए बताइए सभी लोग, चलिए तो तेजी से कमेंट बॉक्स में आंसर सभी लोग बताइए, देर मत करिए प्लीज, देर करने का टाइम नहीं रह गया है कि अब आप देर करिएगा हम आपको झिलाएंगे, आप हमें झिलाइएगा, कोई मतलब नहीं है। प्लीज इसका आंसर तेजी से बताइए। तो मैं बता दूं, माइकल जॉनसन, इनका समर्थन कौन किए हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति थे ना अमेरिका के, जो कौन है, डोनाल्ड ट्रम्प, वो भी इनका समर्थन किए हैं, याद रख लीजिएगा, वो भी इनका समर्थन किए हैं। ये बड़ी बात है। तो कहाँ के दोस्तों, अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष बने हैं, इस बात को याद रखिएगा। अमेरिका की जो संसद है उसको कांग्रेस कहते हैं। आप जानते हो जो अमेरिका है, यूएसए, यूएसए की संसद, यूएसए की संसद को क्या कहते हैं दोस्तों, यूएसए की संसद को क्या कहते हैं दोस्तों, कांग्रेस कहते हैं। यूएसए की संसद को क्या कहते हैं दोस्तों, कांग्रेस कहते हैं। इसके भी दो सदन हैं, एक निचला सदन है जिसका नाम है हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, इसको निचला सदन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, निचला, निचला सदन बोलते हैं, निचला सदन बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ है ना लोकसभा निचला सदन, राज्यसभा उच्च सदन, एक है दोस्तों सीनेट, क्या है दोस्तों,
सीनेट है, ये क्या है दोस्तों, उच्च सदन है, उच्च सदन है, उच्च सदन है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा सभी लोग। अगर पूछेगा तो आप आसानी से आंसर दे पाओगे, ठीक, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, ठीक। चलिए एक सेकेंड रुकना, हमें बस हमें जल ग्रहण करने देना, एक सेकेंड बस रुक जाइएगा। चलिए, बोल दिया है मैंने, आ जाएगा थोड़ी देर में पानी। थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूएसए के बारे में। यूएसए बहुत ज़्यादा चर्चा में है और हमारे रिश्ते भी काफ़ी अच्छे हैं यूएसए तो इसके बात करने की कुछ जाता नहीं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आप जानते हो यहीं पे क्या मिलेगा दोस्तों, आईएमएफ हमको देखने को मिलेगा। यहीं पे हमको क्या मिलेगा दोस्तों, वर्ल्ड बैंक देखने को मिलेगा, वर्ल्ड बैंक हमको देखने को मिलता है, ठीक। अब आपसे पूछेगा कि आईएमएफ की हेड कौन है, आईएमएफ की हेड आपसे पूछ सकता है ना कि जो आईएमएफ है इसकी हेड कौन है, आईएमएफ की जो हेड है वो कौन है, तो क्रिस्टलीना जॉर्जीवा है, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा जो है दोस्तों आईएमएफ की हेड है, याद रख लीजिएगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में दोनों बहनों का जन्म होता है, 1945 से दोनों लोग काम करना शुरू करते हैं। इन दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में हमको हेडक्वार्टर इन दोनों का देखने को मिल जाता है, इस बात को याद रख लीजिएगा। अगर वर्ल्ड बैंक के हेड अगर पूछ ले कि वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है भाई साहब, तो अजय बंगा साहब हैं। कौन है दोस्तों, अजय बंगा साहब हमको वर्ल्ड बैंक के हेड देखने को मिल जाते हैं। इसकी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अगर पूछे आईएमएफ की कौन है, आईएमएफ की अगर पूछे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, आईएमएफ के डिप्टी मैनेजिंग के डायरेक्टर अगर पूछे तो गीता गोपीनाथ है। कौन है दोस्तों, गीता गोपीनाथ क्या है दोस्तों, आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं यूएसए की तो इसी ने अभी हाल फिलहाल में आर्टिमस मिशन भेजा था। क्या था दोस्तों, आर्टिमस मिशन था, इसका एक मिशन था जिसका नाम था आर्टिमस मिशन। ये किसके भेजा था, मून पे भेजा था और सफल रहा। क्या रहा दोस्तों, ये सफल रहा, इस बात को याद रख लीजिएगा। अब इसके साथ हम लोग एक ऑलरेडी काम कर रहे हैं निसार कार्यक्रम। निसार कार्यक्रम पूछा जाता है किसका किसका है, तो भारत, अरे नासा प्लस इसरो का ज्वाइंट कार्यक्रम है निसार कार्यक्रम, इस बात को याद रख लीजिएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आर्टिमस मिशन जो 2 जाने वाला है जिसमें अंतरिक्ष में महिला भी एक जाएगी जिसका नाम है क्रिस्टीन कोच, जिसका नाम क्या है दोस्तों, क्रिस्टीन कोच है, इस बात को याद रखिएगा। आर्टिमस मिशन 2 पे भी नासा प्लस इसरो ये दोनों लोग मिलके काम करने वाले हैं। अब जानते हो यहाँ पे जो हम लोगों ने क्या लिया दोस्तों, यहाँ से ही हम लोगों ने मौलिक अधिकार लिया है। क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार हम लोग इसी देश से अब अडॉप्ट किए हैं भारत में, याद रख लीजिएगा। हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में हमको देखने को मिलता है, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक में इसका उल्लेख हमको देखने को मिल जाता है। इस अमेरिका के बारे में अगर बात करूँ तो इसके साथ हम लोग सैन्य अभ्यास भी कई सारे करते हैं, सैन्य अभ्यास भी कई सारे हम लोग इसके साथ करते हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा। आपको बता दूं कि जो यूएन का जो हेडक्वार्टर है, इस बार यहाँ पे क्या हुआ था, विश्व योगा दिवस का आयोजन किया गया था। विश्व योगा दिवस का आयोजन यहीं किया गया था, इस बात को याद रखिएगा 21 जून को, क्योंकि मोदी जी वहाँ पे यात्रा पे गए थे। और साथ ही साथ इसके साथ हम लोग वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास करते हैं, रेड फ्लैग सैन्य अभ्यास करते हैं, युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास करते हैं। और साथ ही साथ आप जानते हो ये मालाबार सैन्य अभ्यास में भी ये पार्टिसिपेट करता है। अगर मैं बात करूं कि मालाबार सैन्य अभ्यास, जो मालाबार आप देखते होंगे जो सैन्य अभ्यास है, ये जो मालाबार सैन्य अभ्यास आपको देखने को मिलता है, सैन्य अभ्यास, ये मालाबार सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में होता है, तो जानते होंगे जो होता है क्वाड देशों के बीच में होता है। अब क्वाड में शामिल कौन कौन है, तो 4 देश हमको देखने को मिलते हैं, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और जापान है। ये 4 देश हमको किस में देखने को मिलते हैं, क्वाड में देखने को मिलते हैं। इन्हीं के द्वारा मालाबार सैन्य अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया, सिडनी में आयोजित किया गया, याद रख लीजिएगा। सिडनी कहाँ पे है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में है, इस बात को ध्यान में रखेंगे सभी लोग। तो ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको जरूर से याद कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चले ना, रुकना नहीं है, अभी रुकना नहीं है, ये रिवीजन क्लास है, तो जोर से उत्साह अपने अंदर बनाए रखिएगा, ठीक है, हौसलों को बुलंद रखिएगा। विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, विश्व का नंबर 1 कंप्यूटर अगर मैं बात करूं, शक्तिशाली कंप्यूटर इन्हीं के पास है जिसका नाम है फ्रंटियर। क्या नाम है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, फ्रंटियर है। विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जिसका नाम है जेम्स वेब, क्या है दोस्तों, जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, वो भी किसके पास है, इन्हीं के पास है। किसके पास, अमेरिका के पास ही है, इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक। चलिए, उसके साथ साथ हमारा 4.9 में हमारा बिहार एसएससी का बैच लाया गया है। ये भी जो करेंट की क्लास है, बिहार एसएससी दे रहे हो, बिहार टीचर दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, एमपीपीसीएस दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, ग्रुप डी दे रहे हो, दरोगा दे रहे हो, हर में ये काम आएगा, ठीक।
दरोगा जरूर सब में यही काम आने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। आपकी जो पेड क्लास होगी आज, जो पेड क्लास होने वाली है वो 7 बजे होगी। हमने ये रिवीजन क्लासेस रखा हुआ है यूट्यूब पे आज, इसलिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th और 12th का भी अगर बैच लेना चाहते हो तो वही प्रोसेस है, ऐप पे जाइए, वहां पे आप देखिए टीजीटी का बैच लेना है कि पीजीटी का बैच लेना है, उसके हिसाब से उस बैच को आप परचेज करिए। ठीक, चलिए, तो इससे पहले मैं बता दूं कि बिहार एसएससी का जो हमारा बैच है, ब्रिंगल बैच है, 449 रुपए में। इसमें 15 टेस्ट सीरीज है, 5000 एमसीक्यू की एक गाइड दी जाएगी, इसमें 150 नंबर का पूरा प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा। चाहे कुछ भी हो, आपको बता दूं, जो जनरल साइंस 25 नंबर का आएगा, ये पूरा साइंस कंप्लीट कराया जाएगा। 25 नंबर का जो मैथ आएगा, कंप्लीट मैथ आपको कंप्लीट कराया जाएगा। 50 नंबर का जो रीजनिंग आएगा, वो रीजनिंग पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। 50 नंबर का जो जीएस आएगा, वो जीएस भी पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। बिहार की सबसे बड़ी और सबसे सफल टीम है जो आपको सारी चीजें कंप्लीट कराएगी। ठीक, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक भाला फेंक में, ठीक, अगर पूछे पैरा ओलंपिक भाला फेंक में सुमित अंतिल ने कितने मीटर भाला फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? और भाई साहब, विश्व रिकॉर्ड तो बनाया ही है, साथ ही साथ गोल्ड मेडल भी जीत लिया है। ठीक, धन्यवाद पारस जी, धन्यवाद धन्यवाद, लव यू ऑल। ठीक है, चलिए बताइए सवाल, इसका आंसर कि अगर मैं बात करूं कि पैरा ओलंपिक भाला फेंक में सुमित अंतिल ने कितने मीटर में भाला फेंक में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो कितने मीटर में बनाया है बताइए। देखो, तो पहले तो मैं बता दूं, इन्होंने पैरा ओलंपिक में विश्व रिकॉर्ड तो बनाया है। अभी तक हम लोग मेडल कितने जीते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल तो इन्होंने फेंका है कितना, 73.29 मीटर दूर इन्होंने भाला फेंका है, और क्या जीता है दोस्तों, गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता दोस्तों, गोल्ड मेडल जीता है, इस बात को याद रख लीजिएगा। अभी हमारी बुरी स्थिति देखने को मिल रही है, अभी हम लोग को 8th स्थान पे हैं। अभी अगर मैं बात करूँ गोल्ड की, सिल्वर की और ब्रॉन्ज की, तो गोल्ड हम लोग 18 जीते हैं, सिल्वर हम लोग कितने जीते हैं दोस्तों, 23 जीते हैं, और ब्रॉन्ज हम लोग 41 जीते हैं, याद रख लीजिएगा। टोटल अभी तक मेडल हम लोग 82 जीत चुके हैं। टोटल अभी तक हम लोग मेडल कितने, 82 मेडल अभी तक जीत चुके हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा। बाकी जो होता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा, जैसे पैरा ओलंपिक गेम समाप्त होगा मैं कंप्लीट आपको करवा दूंगा। चलिए, डब्ल्यूएचओ ने टीबी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? आप जानते हो ना, हमारे भारत देश द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा। इस प्रोग्राम का नाम क्या है दोस्तों, टीबी हारेगा देश जीतेगा। एक प्रोग्राम चलाया गया है जो किसके द्वारा शुरू किया गया, हमारी भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, देखिए कोई डाउट्स हम कहाँ से बताएंगे पंकज जी, मेरे लिए पॉसिबल है, आप खुद सोचिए। पंकज जी आपका हम कमेंट देख लिए तो ठीक है, अब बताइए, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका आंसर अगर मैं बात करूं तो सारंग देव हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, सारंग देव हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा सभी लोग। बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम कुछ बीमारियों पे भी बातचीत कर लेते हैं, इनसे भी क्वेश्चन हमारे आते हैं, कुछ टारगेट रखे हैं उनसे भी क्वेश्चन हमारे आते हैं, तो उन दोनों के ऊपर भी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। अब बताइएगा सभी लोग, कुछ दिवस हैं जो दिवस से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, 6, 7, 8, 9 और 10 इंपॉर्टेंट दिवस होंगे, ऐसा नहीं कि हालचाल वाला दिवस होगा। बताइएगा सभी लोग। विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? फिर दूसरा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये बताना। तीसरा आप लोग बताइएगा, विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी ट्यूबरक्लोसिस डे, विश्व टीबी दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस बताना। ठीक, विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। ठीक, विश्व ओजोन दिवस, क्या है दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस, ओजोन क्या है दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस। ठीक, विश्व ओजोन दिवस। जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता, जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस। और क्या पूछ सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट दिवस पे ही चर्चा, हाँ, पंचायती राज दिवस, क्या है दोस्तों, पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस। और विश्व दुग्ध दिवस, क्या होता है दोस्तों, विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस। ठीक, तो इन सभी का आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए।
इन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, सभी के सभी लोग। चलिए बताइए सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में तेजी से। अगर मैं बात करूं विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को। ठीक है, 4 फरवरी को मनाते हैं। WBC में जो अनियंत्रित विभाजन होता है उसके होने वाली बीमारी है। ठीक, विश्व आर्द्रभूमि दिवस तो 2 फरवरी को मनाते हैं। इस बार की इसकी थीम है वेटलैंड रिस्टोरेशन। विश्व टीबी दिवस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होने वाली बीमारी है, ये 24 मार्च को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 24 मार्च को इसको खत्म करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस तो 25 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। आप जानते हो HIV वायरस से होने वाली बीमारी है। मलेरिया अगर पूछे तो मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है, होने वाली बीमारी है प्लाज्मोडियम से। ठीक, अगर विश्व ओजोन दिवस तो कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। और ओजोन की परत पूछे तो समताप मंडल में पाई जाती है। विश्व जैव विविधता दिवस तो 22 मई को मनाई जाती है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। पंचायती राज दिवस तो 24 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस बात का आयोजन पूछे कहाँ हुआ था दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में इस बार का आयोजन किया गया था। विश्व दुग्ध दिवस तो 1 जून को क्या मनाते हैं? विश्व दुग्ध दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, खाकी बैच लाया गया। जो भी बिहार दरोगा के छात्र हैं उनके लिए खाकी बैच लाया गया है। 3 अक्टूबर से बैचेस, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। ठीक, इसमें से 10 दिन क्लासेस ऑफ थी। इसमें से 10 दिन क्लासेस ऑलरेडी ऑफ थी। इस बात को याद रख लीजिएगा। तो आप इस क्लास को अभी परचेस कर सकते हो और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तो पहले मैं बता दूं कि क्या है इसमें चैप्टर वाइज नोट, चैप्टर वाइज PDF, सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। विदिन सिलेबस आपको सारी चीजें कंप्लीट करा दी जाएंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में जर्मानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने किस राज्य में जर्मानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? तेजी से कमेंट्स करते हुए इसका आंसर बताइएगा। चलिए बताइए। पहले तो मैं बात करता हूं कि किसने इसकी मंजूरी दी है दोस्तों, तो उत्तराखंड ने। आप जानते हो उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड में रामगंगा की सहायक नदी जो है दोस्तों, क्या है दोस्तों, जो रामगंगा की जो सहायक नदी आपको देखने को मिलती है गोला नदी, वहीं पे इस बांध को बनाया जाएगा। आप जानते होंगे उत्तराखंड में एक नदी है दोस्तों रामगंगा। रामगंगा रामगंगा की सहायक नदी, रामगंगा की सहायक नदी जो है इसका नाम दोस्तों है गोला। ठीक, इस गोला नदी पर ही क्या बनाया जाएगा दोस्तों, इस गोला नदी पे ही बांध बनाया जाएगा। इसी के लिए मंजूरी दी गई है। इस बात को याद रख लीजिएगा। और मैं बता दूं कि राजस्थान में 52वां टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, रामगढ़ विषधारी है। क्या नाम है? रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी हमको टाइगर रिजर्व कहाँ पे? राजस्थान में देखने को मिलता है। हरियाणा में आप जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता का संग्रहालय बन रहा है। जो सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या बन रहा है दोस्तों, संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो इस पॉइंट्स को भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट। जियोकेमिकल पर्सपेक्टिव लेटेस्ट नामक पत्रिका के रिपोर्ट के अनुसार ठीक चंद्रमा की उम्र कितनी है? बताइएगा कि चंद्रमा की उम्र कितनी हो चुकी है। भाई साहब अब चंद्रमा की उम्र हम लोग निकाल लें, अब कोनो काम नहीं रह गया हम लोग के पास। अब हम लोग चंद्रमा की उम्र निकाल लें। बताइए कि कितनी है चंद्रमा की उम्र। फिर उसके बाद थोड़ा सा US ओपन पे चर्चा करेंगे। ओपन के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सेशन को समाप्त करेंगे तो अपॉइंटमेंट के साथ। ठीक, अपॉइंटमेंट के साथ हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे। ठंड थोड़ी ज़्यादा हो गई है। चलिए, तो अगर मैं बताऊं कि कितनी उम्र हो चुकी है दोस्तों, तो इसकी उम्र 4.46 अरब हो चुकी है। याद रखिएगा। किसी जमाने में कहा जाता था ये पृथ्वी का ही अंग हुआ करता था। जब एक मीटियोर का टुकड़ा पृथ्वी से आके टकराया, टकराने के बाद उससे एक टुकड़ा अलग हो गया, इसलिए देखते हो ना ऊपर जो है ध्रुव पे पृथ्वी चपटी है। उसका कारण क्या है कि चंद्रमा टूट के पृथ्वी से ही अलग हुआ है और गोलते 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 घूमते 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 चंद्रमा का पृथ्वी का एक उपग्रह बन चुका है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। इस बात को याद रख लीजिएगा। और मैं बता दूं कि आप जानते होंगे कि 11 दिसंबर 1972 को 11 दिसंबर 1972 को क्या हुआ था दोस्तों, चंद्रमा पे एक वैज्ञानिक गए थे जिनका नाम था स्टोनेट यूनिन। ठीक है, यूनिन हेस्टन सीमेट, जिन्होंने 11.4 kg का एक सैंपल लाया था पृथ्वी पे चंद्रमा का। ठीक है, 11.4
0.04 केजी का एक सैंपल लाए थे, याद रख लीजिएगा, एक वैज्ञानिक जिनका नाम आप याद यूनिन याद रख लीजिएगा, यूनिन से याद कर लीजिएगा, बहुत लंबा नाम है, वैसे यूनिन से आपको याद हो जाएगा। यूनिन नामक वैज्ञानिक वहां से एक सैंपल लेके आए थे पृथ्वी पे, इस बात को याद रख लीजिएगा सभी लोग, ठीक। चलिए, बिल्कुल है। चलिए अब अपॉइंटमेंट पे बात करते हैं, अपॉइंटमेंट पे बात करते हैं, पहले उसके बाद थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट पे बातचीत कर लेंगे। चलो पहले हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, किसके ऊपर, ऑस्ट्रेलियन ओपन पे बातचीत करेंगे। दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, चार भाग में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक, चार भाग में, तो चार क्रम में आपको देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन पे बात करेंगे, फ्रेंच ओपन पे बात करेंगे, फिर उसके बाद विमिल्डन ओपन पे बात करेंगे, और क्या है दोस्तों, यूएस ओपन पे बात करेंगे, याद रख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर पूछे कौन जीते, तो नोवाक जीते। कौन जीते दोस्तों, मेल में नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच जीते, याद रख लीजिएगा, नोवाक जोकोविच। अब ये पूछेगा ये नोवाक जोकोविच हैं, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो नोवाक जोकोविच कहाँ के दोस्तों, पूछे तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, याद रख लीजिएगा, कहाँ के दोस्तों, सर्बिया, जो सर्बिया है ना, इस सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, इस बात को याद रख लीजिएगा। फीमेल कैटेगरी में अगर पूछे कौन जीता दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन फीमेल में, तो महिला एकल में विजेता आर्यना सबलेंका है। कौन है दोस्तों, आर्यना, आर्यना सबलेंका, सबलेंका क्या है दोस्तों, ये महिला एकल की विजेता है, याद रख लीजिएगा। अब ये पूछे ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो आर्यना सबलेंका जो है दोस्तों, ये हमको देखने को मिलती है बेलारूस से। कहाँ के दोस्तों, बेलारूस से हमको देखने को मिल जाती है। कहाँ से, बेलारूस, बेलारूस से ये देखने को मिल जाती है। व्हाइट कलर लेना है आप। चलिए अब पूछे फ्रेंच ओपन कौन जीता दोस्तों, ये भी नोवाक जीते। कौन जीते, नोवाक जीते, और सर्बिया के ही नोवाक, कौन, नोवाक ही जीते हैं, नोवाक जीते हैं, तो जोकोविच लिखने की आवश्यकता नहीं है मेल में। फीमेल में अगर पूछ ले कौन जीता दोस्तों, तो फीमेल में अगर महिला एकल में ईगा स्विटेक जीती हैं, जो कहाँ, पोलैंड की खिलाड़ी हैं। ईगा, ईगा स्विटेक, स्विटेक जीती हैं दोस्तों, कहाँ की खिलाड़ी हैं दोस्तों, पोलैंड की खिलाड़ी हैं, पोलैंड, पोलैंड के खिलाड़ी हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा। यूएस ओपन भी कौन जीते दोस्तों, नोवाक ही जीते हैं, नोवाक ही जीते हैं, नोवाक, कौन, नोवाक ही जीते हैं। और अगर पूछे महिला में कौन जीता है, तो ये मेल में है, और फीमेल में अगर पूछे तो कौन, कोको जीती हैं, फीमेल में कोको जीती हैं, याद रख लीजिएगा। एक और क्या बचता है, विमिल्डन, विमिल्डन ओपन में कार्लोस अल्कराज जीते हैं। ये 2023 की ही बात कर रहा हूँ, याद रख लीजिएगा, विमिल्डन ओपन में 2023 की ही बात कर रहा हूँ, सारे 2023 की ग्रैंड स्लैम है, याद रख लीजिएगा। पहले यूएस ओपन होता है, सॉरी ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विमिल्डन ओपन होता है। विमिल्डन ओपन में अगर पूछे कौन जीते दोस्तों, कार्लोस अल्कराज जीते हैं। मेल में कौन जीते हैं, कार्लोस अल्कराज, अल्कराज जीते हैं, कार्लोस अल्कराज जीते हैं मेल में। फीमेल में अगर पूछ ले कौन जीता है दोस्तों, फीमेल में जीते हैं फीमेल में एक याद नहीं आ रहा है, हाँ, मार्केटा, क्या है दोस्तों, मार्केटा जीती है फीमेल में, इस बात को याद रख लीजिएगा। फीमेल में अगर पूछे कौन जीती है, तो दोस्तों मार्केटा, मार्केटा जीती हैं, याद रख लीजिएगा, मार्केटा, ठीक। चलिए अब कुछ अपॉइंटमेंट पे बात करते हैं, फिर उसके बाद सेशन को समाप्त करेंगे हम लोग। और फिर आप लोग जाते जाते जरूर बताइए क्लासेस कैसी लगी, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि आपको क्लासेस अच्छी लगे। चलो अपॉइंटमेंट, नियुक्तियां, नियुक्तियों के ऊपर बात करेंगे हम लोग। नियुक्तियां, जो नियुक्तियां हुई हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे। पहला, एलआईसी के चेयरमैन कौन है, ये पूछ सकता है। दूसरा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन है, ये पूछ सकता है। तीसरा, जो सीबीआई है, इस सीबीआई के हेड कौन है, ये पूछ सकता है, ठीक है। चौथा, लॉ मिनिस्टर कौन है, कौन दोस्तों, लॉ मिनिस्टर कौन है, ये पूछ सकता है, यानी कि कानून मंत्री कौन है। पांचवा, पांचवा आपसे क्या पूछ सकता है, इटली की पीएम कौन है, इटली की पीएम कौन है, इटली की पीएम कौन है। छठवां, यूपीएससी की चेयरमैन कौन है, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है। सातवां, लिखते हुए चलना है भाई, ठीक है, लड़ना है, अंतिम सांस तक लड़ना है, जुनून खत्म नहीं होनी चाहिए, याद रख लीजिएगा सभी लोगों का, ठीक है। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है। फिर उसके साथ साथ क्या पूछ सकता है आपसे, जो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं। वैसे तो यूपीएससी का चेयरमैन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ अब बेसिकली आप बता सकते हो कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, आरबीआई जो है, आरबीआई के गवर्नर कौन है। तेजी से कमेंट्स करते हुए आंसर बताना, ठीक। हम लोग पूरा अपॉइंटमेंट पे ही बातचीत करेंगे, ठीक, हम लोग जो पूरा अपॉइंटमेंट है उनके ऊपर ही बातचीत करेंगे, याद रखिएगा। चलिए फिलहाल इसका आंसर बताइए, फिर उसके बाद हम लोग अपॉइंटमेंट पे ही चर्चा आप करेंगे।
राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी बताइएगा सभी लोग। फिलहाल अगर मैं बात करूं एलआईसी के चेयरमैन तो कौन है दोस्तों, सिद्धार्थ मोहंती हैं, सिद्धार्थ मोहंती, सिद्धार्थ मोहंती हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव देखने को मिलते हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव देखने को मिलेंगे। सीबीआई के हेड अगर मैं बात करूं, सीबीआई के हेड कौन है दोस्तों, प्रवीण सूद हैं, प्रवीण सूद हैं। और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, अर्जुन राम क्या है दोस्तों, अर्जुन राम मेघवाल हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी है, जॉर्जिया क्या है दोस्तों, मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी है। अगर पूछे हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कौन चलाया, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन अगर पूछ ले कि हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कौन चलाया दोस्तों, तो जर्मनी चलाया। ठीक है, और दूसरा ट्रेन कौन चलाया दोस्तों, चीन चलाया। एशिया में पहली बार कौन चलाया, एशिया में अगर पूछे कौन चलाया, एशिया में पहली बार चीन चलाया, वर्ल्ड में दूसरी देश चीन चलाया। ठीक, यूपीएससी के चेयरमैन अगर पूछे कौन है, मनोज सोनी है। कौन है दोस्तों, मनोज सोनी है। अगर पूछे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास हमको देखने को मिल जाते हैं। चलिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बताना सभी लोग। पहला राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरमैन बताना, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष या चेयरमैन बताना। दूसरा बताते हुए चलिएगा सभी लोग। ठीक, बताइएगा सर, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, 15वें जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है। 15th वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तीसरा बताइएगा डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है। चौथा इसरो के चेयरमैन कौन है, दोस्तों इसरो के चेयरमैन कौन है। पांचवा लिखते हुए चलिए और बताते हुए भी चलिएगा सभी लोग। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, जो नीति आयोग है उसके उपाध्यक्ष कौन है। जो नीति आयोग आप देखते हैं ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इन नीति आयोग उपाध्यक्ष पूछ रहा हूँ, सीईओ नहीं पूछ रहा हूँ। सीईओ कौन है, वीवीआर सुब्रमण्यम जी हैं। लेकिन अगर पूछे नीति आयोग के उपाध्यक्ष अगर पूछे नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। छठवां बताइएगा सभी लोग। राज्यसभा के उपसभापति कौन है, वैसे तो नहीं पूछना चाहिए राज्यसभा के उपसभापति कौन है, लेकिन फिर भी बता सकते हैं आप लोग। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन दोस्तों, महानिदेशक कौन है, फिलहाल इतने का आंसर बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष अगर पूछे तो रेखा शर्मा है। कौन है दोस्तों, रेखा शर्मा देखने को मिलती हैं। ठीक, नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नंद किशोर सिंह यानी कि बोल सकते हैं एनके सिंह क्या है दोस्तों, एनके जो सिंह है ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ के चेयरमैन अगर पूछे तो समीर कामत है। कौन है, समीर कामत है। ठीक, इसरो के चेयरमैन अगर पूछे तो एस सोमनाथ है। ठीक, एस सोमनाथ साहब हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछे तो सुमन बेरी हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक तो राकेश पॉल हमको देखने को मिलते हैं, मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, इतना जल्दी भागने की कोशिश भी मत करना आप सभी लोग। ठीक, इतना जल्दी भागने की भी कोशिश मत करिएगा, आप सभी लोगों से निवेदन है मेरा। चलो, रियाना बरवानी का क्यों चर्चा में है, बताइएगा। रियाना बरवानी क्यों चर्चा में है। पहला, रियाना बरवानी कहाँ की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, कहाँ की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, बताइएगा सभी लोग। रियाना बरवानी कहाँ की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, बताइएगा सभी लोग। ठीक, यूट्यूब के जो सीईओ कौन है, जो यूट्यूब है ना उस यूट्यूब के सीईओ कौन है। जो यूट्यूब आप देखते होंगे, यूट्यूब पे आप इस क्लास को देख रहे हैं, इस यूट्यूब के सीईओ कौन है, तीसरा, जो ट्विटर है इस ट्विटर की सीईओ कौन है, चौथा बताइएगा सभी लोग, तेजी से कमेंट्स करते हुए आंसर आने चाहिए आप सभी के। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है। ठीक है, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, बताइएगा। जो विश्व बैंक आप देखते होंगे, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है। पांचवा
बताइएगा सभी लोग, तेजी से कमेंट करते हुए आंसर आएंगे। यूएन में भारत की राजदूत कौन है? यूएन में भारत की राजदूत कौन है? ठीक, यूएन में कौन दोस्तों? भारत के राजदूत, भारत की राजदूत, राजदूत कौन है? यूएन में भारत की राजदूत कौन है? टाइम बताना तो, कोई टाइम बताना तो, दूसरी भी क्लास है, कोई एक बार प्लीज टाइम बताइएगा तो। रियाना वर्मानी, सऊदी अरब, जो सऊदी अरब, सऊदी अरब की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री यूट्यूब के सीईओ कौन है दोस्तों? तो नील मोहन हमको देखने को मिलते हैं। कौन? नील मोहन, नील मोहन, नील मोहन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर ट्विटर के सीईओ पूछे तो कौन है? लिंडा याराकिनो। अच्छा 6:32 है, ठीक, लिंडा, लिंडा याराकिनो, 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 याराकिनो है। ठीक है, अगर पूछे विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल हैं, इंदरमीत, इंदरमीत गिल है, इंदरमीत गिल है। ठीक, अगर पूछे यूएन में भारत के राजदूत तो रुचिरा, रुचिरा कंबोज है। कौन है? रुचिरा, रुचिरा कंबोज है, रुचिरा कंबोज है, रुचिरा कंबोज है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। खत्म नहीं हुआ है भाई साहब, भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, भागना मना है। ठीक है, भागना मना है, इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक, भागने की कोशिश ना ही की जाए तो अच्छा है आप लोगों के लिए। छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, थोड़ा थोड़ा दूर लेते रहिए, एक ही बार में ज़्यादा कुछ खा लीजिएगा तो फिर बचेगा नहीं। ठीक, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। अगर क्लासेस अच्छी लगी होंगी, मैं एंड कर रहा हूं, अच्छे अच्छे कमेंट आने चाहिए आपके। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो मैं आशा करता हूं आपको क्लासेस अच्छी लगेंगी, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट करिए और हमारी क्लासेस के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने पर जोर दीजिए। आज क्लासेस जो पेड क्लास वाली, जो पेड वाली जो क्लास है, जो हमारा सितंबर माह का पार्ट 2 चल रहा है, वो 7 बजे से होगी, इस बात को याद रखिएगा, पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक, क्लासेस को करने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार, हिंदुस्तान का आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय।